अध्याय 6। बारिश के बाद आसमान साफ नीला था। जंगल में छोटा रास्ता बहुत शांत था। प्रत्येक पत्ते पर अभी भी पानी की बूंदें थी, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। जियान दाओ धीरे धीरे चला। चारों ओर नया रंग छा गया। उसका मूड भी शांत और शांतिपूर्ण हो गया। बाद में वह बेक कैन गोन को अलविदा कहेगी। जियान जुआन के राक्षसों के वसंत से मिलने के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए उसे राक्षस को भी आशीर्वाद देना चाहिए। विला अभी भी हरे पहाड़ों और जंगलों के बीच हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा है। इस जगह पर प्रकाश जम गया लग रहा था। जियान दाओ धीरे से पास आया। 10 मीटर से अधिक दूरी पर वह अचानक रुक गई और दंग रह गई। विला का दरवाजा खुला हुआ था। आम तौर पर जब जियान दाओ यहाँ आते हैं तो दरवाजा आम तौर पर खुला होता है। बाहर के लोगों को पता ही नहीं चलता कि दरवाजा खुला है। कभी कभी दरवाजा कसकर बंद होता था। उसे कई बार खटखटाना पड़ता था। उसके बाद ही दरवाजा अपने आप खुलता था, शायद इसलिए क्योंकि दूसरी मंजिल पर रहने वाले बेक कैन गोन ने उसके लिए दरवाजा खोला था। जियान दाओ ने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जहां दरवाजा इस तरह खुला हो। वह कुछ कदम आगे बढ़ी। लिविंग रूम में परछाइयां उठ गिर रही थी और बातचीत की हल्की सी आवाज आ रही थी। अभूतपूर्व स्थिति। जियान दाओ स्थिर खड़ा रहा, घर की ओर देखता रहा, ध्यान से सुनता रहा। तभी किसी ने अपना सिर घुमाकर बाहर देखा। वह कौन है? यह मैं हूं। तभी कई लोग विला से बाहर आए। जियान दाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये आज सुबह अपार्टमेंट परिसर के गार्ड थे। जियान दाओ अक्सर अपार्टमेंट परिसर के अंदर बाहर जाती रहती थी, इसलिए सुरक्षा गार्ड उसे पहचान लेते थे, हालांकि वे उसका नाम नहीं जानते थे। उनमें एक लंबे समय से गार्ड था। उसने उसे आवाज दी, जियान दाओ, तुम यहाँ क्यों हो? जियान दाओ थोड़ा हैरान रह गई जब उसने उनके तनावपूर्ण चेहरे देखे। उनमें से कुछ ने अपने हाथों में लकड़ी की छड़ें पकड़ रखी थी। उसने अस्पष्टता से उत्तर दिया, मैं यह देखने आई थी कि तुम लोग यहाँ क्यों हो। क्या आपको लाओ ट्यू का बेटा अभी तक मिल गया है? उन्होंने जिस ओल्ड ट्यू का उल्लेख किया वह गार्ड था जिसने अपना बेटा खो दिया था। सब शांत था। एक ने जवाब दिया, अभी तक नहीं मिला। यहाँ रहने वाला राक्षस अभी तक घर वापस नहीं आया है। जैसे ही जियान दाओ कुछ और पूछने वाला था, अनुभवी सुरक्षा गार्ड की आंखें अचानक चमक उठीं। आप हमारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं? यह बहुत अच्छा है। जियान दाओ ने दृढ़ता से सिर हिलाया। जब तक मैं मदद कर सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। अनुभवी गार्ड ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि इस बार जब बच्चा लापता हुआ तो अपार्टमेंट परिसर के कई युवा लोग भी उसकी तलाश में शामिल हो गए। जियान दाओ आमतौर पर सभी के साथ दयालुता और मित्रता से पेश आता है, इसलिए उसने सोचा कि उसने खबर सुनी होगी और वह यहाँ आ गई होगी। वह यह भी जानता था कि जियान दाओ पुलिस विभाग के लोगों से परिचित था और ऐसा प्रतीत होता था कि उसका एक प्रेमी भी था जो आपराधिक पुलिस अधिकारी था। इसलिए यदि आप मदद करने को तैयार हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। प्रत्येक पहरेदार ने जियान दाओ को एक स्पष्ट कहानी सुनाई। यह सुनकर उसका दिल ठंडा हो गया। पता चला कि बच्चा कल दोपहर से ही लापता था। परिवार और दोस्तों ने उन सभी जगहों पर तलाश की जहां जहां बच्चा हो सकता था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एकमात्र सुराग यह था कि बस स्टेशन के पास एक छोटी सी दुकान के मालिक ने सुबह बच्चे को दुकान का वीडियो गेम खेलते देखा था। उसी समय राक्षस भी प्रकट हुआ और लड़के से बात करने लगा। जियान दाओ ने पूछा, रेस्तरां का मालिक कैसे पहचान सकता था कि लड़के से बात करने वाला व्यक्ति इस विला का मालिक था?
क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? एक गार्ड ने जवाब दिया, मिस जियान, क्या आपने नहीं सुना? बहुत से लोग जानते हैं कि यह राक्षस अक्सर शहर में घूमता रहता है। उसने विंडब्रेकर और चेहरे को ढकने वाला मास्क पहना हुआ था। वह बहुत अजीब लग रहा था। वह लोगों से अजीब बातें भी करता था। वह पहाड़ों में अकेला रहता था। हर कोई कहता था कि वह पागल है। वह जरूर कोई बच्चा चोर होगा। जियान दाओ दंग रह गया। वह वास्तव में इस बारे में नहीं जानती थी, क्योंकि वह अभी शीतकालीन अवकाश के लिए यहाँ वापस आई थी। एक सुरक्षा गार्ड ने कहा, हमने पुलिस को स्थिति बता दी है, वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। जियान दाओ और गार्ड घर के अंदर चले गए। लिविंग रूम अभी भी वैसा ही था। पूरे कमरे में 7 या 8 गार्ड खड़े या बैठे हुए थे। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के शीर्ष पर 2 गार्ड पहरा दे रहे थे, और गुप्त कमरे की ओर जाने वाले गलियारे में भी 2 गार्ड दिखाई दिए। एक अधेड़ उम्र का गार्ड सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह उदास दिख रहा था। गान दाओ ने उसे बूढ़े टिएउ के रूप में पहचाना। उसने फिर अपना सिर उठाया और खाली सीढ़ियों की ओर देखा। जब गार्डों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस विला के मालिक ने बच्चों का अपहरण किया है, तो जियान दाओ की पहली प्रतिक्रिया असंभव थी। वह हमेशा सोचती थी कि वह जासूसी उपन्यासों का लेखक है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसने बच्चे से बात की थी। इस समय जियान दाओ का सेल फोन बज उठा। यह एक अपरिचित फोन नंबर था। वह एक तरफ जाकर फोन पर बोली, हेलो, यह कौन है? फोन के दूसरी ओर बात करने वाले व्यक्ति की आवाज बहुत धीमी थी, तथा उसमें कर्कश नाक की आवाज भी थी, जो पिछली रात नहीं सुनी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी जागा हो। कृपया उनसे कहो कि वे तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाएं। धन्यवाद। उसका स्वर अत्यंत शांत था, मानो वह उससे कोई सामान्य वाक्य कहने को कह रहा हो। जियान दाओ ने अपना फोन कसकर पकड़ लिया और एक बार फिर खाली सीढ़ियों की ओर देखने लगी। फू जिवू के पास जियान याओ का बायोडाटा था, इसलिए बो जिन्यान को उसका फोन नंबर पता था। इस समय वह दूसरी मंजिल पर होगा। जियान दाओ ने पास ही खड़े गार्डों की ओर देखा। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, मिस्टर बेक, उन्हें आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात पूछनी है। क्या आप यहाँ आकर उनसे बात कर सकते हैं? बेक कैन गो ने धीरे से हंसते हुए कहा, अगर मुझे देखने की चाहत रखने वाले हर व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती, तो मैं अब तक मर चुका होता। जियान दाओ की आंखें चौड़ी हो गईं, और उसने उसे आगे कहते हुए सुना, थकान के कारण मर गया। जियान दाओ कुछ क्षण के लिए चुप हो गया और फिर बोला, यदि तुम नहीं चाहते हो, तो उन्हें स्वयं बता दो। मैं तुम्हें कोई भी शब्द व्यक्त करने में मदद नहीं करूंगा। उसकी आवाज अपेक्षाकृत कठोर थी। बेक कैन गोन चुप था। जियान दाओ ने सोचा कि वह क्रोधित हो जाएगा या उसका मजाक उड़ाना जारी रखेगा। किसने सोचा था कि वह अचानक कहेंगे, ठीक है, उन्हें बताओ, वे जो खोज रहे हैं वह पहली मंजिल के 2 कमरों में है। चाबी रसोईघर में तीसरी अलमारी के पीछे कोने में है। उनका स्वर विशेष रूप से सौम्य था, और अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। जियान दाओ संदेहास्पद रूप से रसोईघर में गया और उसे चाबी मिल गई। वह लिविंग रूम में वापस आई और गार्डों से कहा, मैंने आपको अभी नहीं बताया, मेरा यहाँ रहने वाले बेक कैन गोन के साथ व्यावसायिक संबंध है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। मैंने अभी उसे फोन किया। एक बार फिर उन 2 गुप्त कमरों के दरवाजे की ओर चलते हुए जियान दाओ का दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसके सीने से बाहर निकलने वाला था। बेक कैन गोन सभी को क्या दिखाना चाहता है? उनका रवैया अजीब तरह से सहयोगात्मक था। उनका लहजा असामान्य लग रहा था।
एक गार्ड ने धीरे से दरवाजा खोला। मंद रोशनी वाले कमरे में कई ऊंची लोहे की अलमारियां खड़ी थी। बर्तनों में रखी चीजें सबकी आंखों के सामने प्रकट हो गईं। इस समय सभी लोग कमरे के दरवाजे पर स्थिर खड़े थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, जियान दाओ को लोहे की शेल्फ पर पहला कांच का फूलदान दिखाई दिया। बादलदार घोल के बीच में एक पुतली उभरी। सफेद आंखें, सुस्त पुतलियां, चटक रंग, मानो उसे देख रहे हों। जियान दाओ ने तुरंत अपनी आंखें नीची कर ली, लेकिन एक नजर में ही उसने शेल्फ पर मुंह, दांत, हाथ, दिल और पुरुष जन्नांगों से भरे जार की कतार को पहचान लिया। एक गार्ड चिल्लाया, हत्या और अंगभंग, हत्या और अंगभंग। यह कहने के बाद वह पलटा और भाग गया। अन्य पहरेदारों के भी चेहरे बदल गए और वे पीछे हटने लगे। बूढ़े टिएओ का चेहरा पीला पड़ गया, वह स्तब्ध था। 2 पहरेदारों ने उसे घसीटकर बाहर निकाला। पहले हम बाहर चलें। इस जगह को सील कर दें, पुलिस जल्द ही आ रही है। पुलिस को बुलाओ। उनके पीछे से तेज कदमों की आवाज और लोगों के इधर उधर भागने की आवाज आई। जियान दाओ की दिल की धड़कन अस्थिर थी। एक ठंडी हवा धीरे धीरे उसके अंगों और शरीर में फैल गई। वह भी पलटी और जल्दी से बाहर चली गई। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गई। आगे लंबे और संकरे गलियारे में गार्ड कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। जियान दाओ कुछ सेकंड तक स्थिर खड़ा रहा, फिर पलटा और अकेले गुप्त कमरे में चला गया। मेरी आंखों के सामने का दृश्य भयावह रूप से शांत था। जियान दाओ ने जार के ढेर में रखी चीजों को न देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर धीरे धीरे एक जार पर पड़ी। वहां एक पीला कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था। जब वह पहली बार कमरे में दाखिल हुई तो उसने पाया कि प्रत्येक जार पर एक समान कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था। जियान दाओ ने उस पर लिखे शब्द पढ़े। नोट अंग्रेजी में है। संख्या 042, विषय वस्तु बाईं आंख, लिंग महिला, आयु 27, मृत्यु का कारण कार दुर्घटना, खून की कमी, मृत्यु तिथि 15 अगस्त 2007, अस्पताल दान ओहियो स्टेट अस्पताल। कागज पर अस्पताल की फीकी सील भी थी। यह मानव शरीर के अंग का नमूना है जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। जियान दाओ ने राहत की सांस ली। तभी उसने विला के बाहर पुलिस सायरन की धीमी आवाज सुनी। जियान दाओ जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। विला के गेट से बाहर भागते हुए जियान दाओ ने देखा कि गार्डों ने 2 पुलिसकर्मियों को घेर रखा है। उन्होंने विला की ओर इशारा करते हुए ऊंची आवाज में कुछ कहा। उसी समय उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाकर बंद दरवाजे की ओर देखा। बेक कैन गोन ने सभी को डराने के उद्देश्य से नमूना भंडारण कक्ष में ले गया। अब दोपहर हो चुकी थी और तेज धूप पहाड़ी जंगल पर चमक रही थी। विला सूर्य की रोशनी में ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। जियान दाओ ने वहां पहुंचे 2 पुलिसकर्मियों को घटना के बारे में बताया। यह सुनकर कि गुप्त कमरे में जो चीज थी वह तो केवल एक नमूना था, पहरेदार बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने पुष्टि की कि बेक कैन नॉन इस मामले से संबंधित था। 2 पुलिसकर्मियों ने जांच करने के लिए घर में घुसने का फैसला किया। जियान दाओ और अन्य लोग पीछे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। 2 पुलिस वालों ने दरवाजा खटखटाया और जोर से पुकारा। घर के अंदर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सुरक्षा गार्ड उत्साह से बातें कर रहे थे। उन्हें लगा कि बेक कैन गोन का अंतःकरण दोषी है, इसलिए उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। जियान दाओ अनुमान नहीं लगा सका कि बो जिन यान क्या कर रहा था। पुलिस घर में जबरन घुस नहीं सकती थी,
इसलिए वे जियान दाओ की तलाश में मुड़े। आपके पास मकान मालिक का फोन नंबर है न? जल्दी से उसे फोन करो और दरवाजा खोलने के लिए कहो। जियान दाओ ने सिर हिलाया। बो जिन यान को पुकारा। स्पीकर चालू किया ताकि सभी सुन सकें। पुलिस आपके घर के बाहर है, वे आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जल्दी से दरवाजा खोलो। बैक कैन गोन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में भारी नाक वाली आवाज थी। क्या वे तलाशी या गिरफ्तारी का वारंट लेकर आए थे? पुलिसकर्मी ने अपना सिर हिलाया। जियान दाओ ने जवाब दिया, नहीं। तो मैं उनके लिए दरवाजा क्यों खोलूं? अलविदा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। दोनों पुलिसवालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके सिर पर गुस्सा चढ़ रहा था। उनमें से एक ने कहा, निर्देश के लिए पुलिस स्टेशन को फोन करो। जियान दाओ भी थोड़ा गुस्से में थी, लेकिन वह जितनी ज्यादा गुस्से में थी, उसका अंतर्ज्ञान उतना ही मजबूत होता जा रहा था। आप अपराधी नहीं हैं, क्योंकि कौन अपराधी आपके जैसा व्यवहार करता है? इसी समय कुछ ही दूरी पर फिर से पुलिस का सायरन बजा और सभी ने अपना सिर उस दिशा में घुमा लिया। कई पुलिसकर्मी और एक गंभीर चेहरे वाला अधेड़ व्यक्ति तेजी से विला की ओर चले। ली हुआन नियन भी उपस्थित हैं। जियान दाओ ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पहचान लिया। वह शहर के पुलिस विभाग का प्रमुख था। पहाड़ी पर स्थिति जटिल हो गई। जब ली हुआन नियन ने जियान दाओ को देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह उसके पास गया। तुम यहाँ क्यों हो, जियान दाओ? मैं 2 या 3 वाक्यों में स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। निर्देशक यहाँ क्यों है? ली जुनरान के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। यह एक उत्साहित और अप्रत्याशित मुस्कान थी। उसने उसके शब्दों को दोहराया, मैं 2 या 3 वाक्यों में स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। निदेशक को आज ऊपर वाले व्यक्ति से सूचना मिली और उन्हें पता चला कि वह यहीं रहता है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने के लिए यहाँ आने पर जोर दिया। जियान दाओ को थोड़ा अजीब लगा। वह स्पष्ट रूप से पूछने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से किसी ने ली जुनरान को बुलाया। उसने जल्दी से कहा, आपने अपने अपार्टमेंट परिसर से लोगों को बच्चे को खोजने के लिए यहाँ आने में मदद की, है ना? मैं जानता हूँ कि किसी ने इसकी रिपोर्ट की थी, लेकिन वे गलत थे। वह अपराधी कैसे हो सकता है? हम बाद में बात करेंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद वह भाग गया। इस बार दरवाजा खटखटाने की बारी ली जुनरान की थी। हर कोई ध्यान से देख रहा था, लेकिन अंत में किसी ने जवाब नहीं दिया। संभवतः 2 पुलिसकर्मियों ने निर्देशक को स्थिति की सूचना दी थी और जियान याओ को निर्देशक ने बात करने के लिए बुलाया था। निर्देशक की अभिव्यक्ति और लहजा बहुत ही सौम्य था। जियान, क्या आपके पास उसका फोन नंबर है? उसे बुलाओ। जैसे ही निर्देशक ने बोलना समाप्त किया, सभी पुलिसकर्मी जियान दाओ की ओर मुड़े, जिससे ली जुनरान और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। जियान दाओ के पास कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने स्पीकरफोन चालू कर दिया ताकि सभी सुन सकें। किसने सोचा होगा कि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, दूसरी तरफ से बेक कैन गोन पहले बोल पड़ा। उसका स्वर थोड़ा परेशान था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी याददाश्त 24 घंटे से अधिक नहीं टिकती? क्या आप भूल गई कि मैं कल रात कितने बजे सोने गया था? आप अभी भी क्यों फोन कर रही हैं? जियान दाओ जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि हर कोई उसकी ओर देख रहा है। पुलिस के सभी लोग तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, जो उसे कुछ जटिल निगाहों से देख रहे थे। ली हुआन नियन ने उसे घूर कर देखा। तभी जियान दाओ ने प्रतिक्रिया दी। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं था। वह तुरंत मुद्दे पर आ गई। बैक कैन गोन, शहर के पुलिस विभाग के प्रमुख आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बाक कैन गोन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया।
मुझे उससे बात करने दो। उसके बगल में खड़े निर्देशक ने अचानक अपना मुंह खोला, जियान दाओ की ओर हाथ बढ़ाया और अपना सेल फोन आगे बढ़ाया। निर्देशक एक तरफ चले गए और कुछ देर तक बातें करते रहे। फोन रखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद मुखिया और एक बूढ़ा पुलिसकर्मी वापस विला में चले गए। लेकिन इस बार विला का दरवाजा अपने आप खुल गया और वे तुरंत अंदर चले गए। जियान दाओ ने ली शुनरान की आस्तीन खींची। वह किस तरह का व्यक्ति है? ली शुनरान ने उसकी ओर देखा और पूछा, उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? जियान दाओ ने संक्षेप में उससे कहा, मैं उसका दुभाषिया हूँ। ली हुआन नियन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। तभी उसने विला की ओर अपनी नजर घुमाई, आह भरी और अपना मुंह खोला। बाई जिन्यान संयुक्त राज्य अमेरिका में मैरीलैंड विश्वविद्यालय में एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के आपराधिक मनोवैज्ञानिक हैं। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित एक सलाहकार हैं और एक प्रथम श्रेणी के पुलिस प्रमुख भी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह हमारे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य लाभ के लिए आएंगे। पर्यवेक्षक, अंग्रेजी में सुपरवाइजर का अर्थ पर्यवेक्षक है। अध्याय 7। शाम का दृश्य ज़मीन को ढकने वाले धुंधले पर्दे जैसा था। जियान दाओ खिड़की के सामने खड़ा था और चमकती हुई पुलिस स्टेशन की इमारत को देख रहा था। प्रमुख के विला में प्रवेश करने के बाद पुलिस ने अन्य लोगों को वहां से चले जाने को कहा। जियान दाओ भी घर लौट आया। जियान हुएन एक सुंदर नोटबुक पकड़े हुए अध्ययन कक्ष से बाहर आई और उसे अपनी बहन को सौंपते हुए बोली, मुझे दाई थान के हस्ताक्षर चाहिए। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और अपनी बहन की ओर देखा। क्या यह जरूरी है? कल जियान हुएन ने अभी भी बाक कैन गोन को राक्षस कहा। जियान हुएन ने दृढ़ता से सिर हिलाया, बेशक यह आवश्यक है। मैं अमेरिकी टीवी श्रृंखला क्रिमिनल माइंड्स का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। अब जब आपके पास एक विशेषज्ञ मौजूद है, तो आप इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? प्रशंसक क्रिमिनल माइंड्स चीनी दर्शकों द्वारा पसंद की जाने वाली एक टीवी श्रृंखला है। जियान याओ ने अपनी बहन की उम्मीद भरी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और अपना सिर वापस खिड़की की ओर घुमा लिया। मैं उसका ऑटोग्राफ मांगने नहीं जाऊंगी। जियान हुएन को बहुत आश्चर्य हुआ। अपनी बहन के जिद्दी भाव को देखकर उसने अचानक कहा, बहन, तुम किस बात से परेशान हो? जियान दाओ थोड़ा स्तब्ध थी। उसने अपनी बहन की ओर अजीब निगाह से देखा। क्या तुम असहज हो? बिल्कुल नहीं। क्या आप जानते हैं कि अगर मैं उनके पास ऑटोग्राफ लेने जाऊं तो वह क्या कहेंगे? कैसे कहें? जियान दाओ ने बो जिन यान के अभिमानी लहजे की नकल करते हुए सोचा। उसने धीरे से कहा, अगर मेरा ऑटोग्राफ मांगने वाले हर व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाए, तो शायद मेरे पास कोई हाथ नहीं बचेगा। जियान हुएन, जियान दाओ, जब तक मेरा हाथ टूट न जाए, मैं हस्ताक्षर करता रहूंगा। जियान हुएन ने हंसते हुए कहा, आपका मजाक बहुत उबाऊ है। क्या वह इतना अहंकारी है? जियान दाओ भी हंसे। यह वास्तव में अहंकारपूर्ण है। जियान हुएन ने आह भरी। दोनों बहनें खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखने लगीं। कुछ क्षण के लिए वे अवाक रह गईं। दरअसल आज दोपहर जब ली हुआन नियन ने बाक कैन नगोन की पहचान बताई, तो जियान दाओ बेहद हैरान हो गया। उसने पहले ही बेक कैन गोन के बारे में एक घरेलू व्यक्ति, आत्मकेंद्रित, अभिमानी, कम बौद्धिक क्षमता वाला, मानवीय रिश्तों से अनभिज्ञ और आत्मकेंद्रित व्यक्ति के रूप में अपनी प्रारंभिक धारणा बना ली थी। संक्षेप में कहें तो वह एक बचकाना और सनकी आदमी है। होम बॉडी और होम गर्ल आज के समाज में आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले दो शब्द हैं, जो उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो घर पर रहना पसंद करते हैं।
ऐसा व्यक्ति एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ है। यहाँ तक कि ली हुआनरान द्वारा उसे पुरुष देवता भी माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ली हुआन नियन हमेशा एक घमंडी व्यक्ति रहा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसे खुश कर सकें। निश्चित रूप से बेक कैन गोन उद्योग में एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने ली हुआन नियन को आश्वस्त किया। जियान दाओ केवल यही निष्कर्ष निकाल सका कि यह दुनिया वास्तव में अजीब चीजों से भरी हुई है। जब जियान दाओ विचारों में खोई हुई थी, अचानक उसका सेल फोन बज उठा। यह लाई हुआन नियन का फोन था। उसने तुरंत फोन उठा लिया। उसकी आवाज अजीब लग रही थी। मैं देख रहा हूँ कि तुम घर पर हो। क्या तुम फ्री हो? अभी मेरे कार्यालय में आओ। पुलिस छात्रावास से कार्यालय भवन तक की दूरी कुछ 100 मीटर से भी कम है। कुछ मिनट बाद जियान दाओ ली हुआनरान के कार्यालय में दिखाई दिया। ली हुआन नियन ने उसे एक गिलास पानी पिलाया। वह कुछ नहीं बोला। उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट का धुआं उसके चारों ओर घूम रहा था। उसका सुंदर चेहरा बहुत गंभीर था। जियान दाओ स्वचालित रूप से पानी पीता है। जब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी तो उसने अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। क्या तुम पागल हो? क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त देखा है? ली हुआन नियन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक एक सवाल पूछा। क्या बेक कैन गोन आपका पीछा कर रहा है? जियान दाओ का पानी तुरंत घुट गया और वह कई बार खांसने लगा। उसने आंखें चौड़ी करके कहा, तुम पागल हो? बिल्कुल नहीं। जियान दाओ के हाव भाव से ली हुआनरान को पता चल गया कि वह सच कह रही थी। उसने उसे फिर से सिर से पैर तक जांचा। हालांकि तुम बहुत होशियार और चतुर हो, तुम सुंदर नहीं हो। जियान दाओ ने उसे फिर से घूर कर देखा, उसे जारी रखते हुए सुना। अगर वह तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था तो उसने तुम्हें ऐसा क्या देखा कि उसने विशेष रूप से तुम्हें अपना सहायक चुना? जियान दाओ आश्चर्यचकित था। कौन सा सहायक? ली हुआनरान। बेशक, केस जांच सहायक। जियान दाओ को अभी भी समस्या समझ में नहीं आई। इस मामले में अंग्रेजी दस्तावेज हैं जिनका अनुवाद करने की आवश्यकता है। यह वही लापता किशोर का मामला है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। आपको अंग्रेजी कहाँ से मिली? स्थानीय भाषा ज्यादा सही है। इस बार जियान दाओ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ली हुआनरान की अभिव्यक्ति पूरी तरह से गंभीर थी, जिससे साबित हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा था। उसने पूछा, मैं ही क्यों? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। ली हुआन नियन ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा। उसे कुछ घंटे पहले बाक कैन गोन की तलाश का दृश्य याद आ गया। उस समय विशेषज्ञ ने पुलिस विभाग के निदेशक और नेताओं से मुलाकात की। ली हुआनरान को खबर मिली कि बो जिन यान एक विशेषज्ञ के रूप में मामले की जांच में मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने एक अनुरोध किया। जियान दाओ को उनका सहायक बनना था। यह प्रतिभाशाली विशेषज्ञ जियान दाओ की पहचान की परवाह किए बिना अपने तरीके से काम करना पसंद करता है। ब्यूरो के नेता शर्मिंदा थे। यह जानते हुए कि ली हुआनरान जियान दाओ के करीब थी, उन्होंने उसे उससे बात करने के लिए कहा। ली हुआनरान की पहली प्रतिक्रिया बो जिन यान को खोजने की थी ताकि वह स्वयं की सिफारिश कर सके। बेक कैन गोन से मिलकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि बेक कैन गोन इतने युवा होंगे, उनकी उम्र के लगभग। अप्रत्याशित रूप से जब उन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया तो बेक कैन गोन, जो पुलिस स्टेशन के सम्मेलन कक्ष में सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, ने केवल एक वाक्य में उत्तर दिया, आपकी आत्म सिफारिश के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जियान दाओ ने जो सोचा था उसके विपरीत ली हुआन नियन अभिमानी था, लेकिन सभी के द्वारा सम्मानित एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने उसने मामले के कारण अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की।
इससे पहले उन्होंने बेक कैन गोन के अहंकार को भी देखा था। हालांकि वह थोड़ा परेशान था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। इसके अलावा उन्होंने हमेशा जियान दाओ के साथ काम और व्यक्तिगत भावनाओं में स्पष्ट रूप से अंतर किया। इसलिए ली हुआन नियन ने जियान दाओ के बालों को सहलाया। आपको खुद उससे पूछना चाहिए कि उसने आपको क्यों चुना। संक्षेप में, निदेशक के अनुसार पुलिस मामले की जांच में भाग लेने वाले लोगों को अनुमति या अनुमोदन नहीं देती है। हालांकि बाक कैन गोन के पास केवल प्रथम श्रेणी के पुलिस प्रमुख का मानद पद है, जो सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। उनका दर्जा एक विद्वान और सलाहकार का है, पुलिस अधिकारी का नहीं। यह उसका व्यवसाय है कि उसके पास एक निजी सहायक हो। इससे पहले सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा एक विद्वान को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया था, और मामले की जांच करते समय वह एक स्नातक छात्र को भी साथ लाया था। इसलिए इसे स्वीकार करना है या नहीं, इस पर आपको स्वयं विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। जियान दाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। बकवास, मैं उसे ढूंढूंगी और उससे साफ साफ पूछूंगी। ली हुआन नियन ने सिर हिलाया। वह अभी ब्यूरो की कार में गया है, अब वह विला में वापस आ गया होगा। जियान दाओ पुलिस स्टेशन से घर जाते हुए पूरे रास्ते सोचता रहा। उसने दरवाजा खोला, लिविंग रूम खाली था। जियान दाओ सोफे पर बैठ गया। अध्ययन कक्ष में हलचल हो रही थी। जियान जुआन संभवतः कंप्यूटर का उपयोग कर रहा था। जियान दाओ ने टेबल से सेल फोन उठाया, बो जिन्यान का नंबर खोजा और जियान जुआन से कहा, मैं बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकता कि हुआन रैन ने अभी तुमसे क्या कहा। महान ईश्वर ने मुझे इस मामले में अपना सहायक अन्वेषक बनने के लिए कहा। शांत न हो पाने के कारण उसने आह भरते हुए कहा, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। अध्ययन कक्ष खाली था। यह अनुमान लगाते हुए कि जियान जुआन ने हेडफोन पहना हुआ था और वह सुन नहीं सकता था, जियान दाओ चुप रहा और सीधे बो जिन यान को बुलाया। दूसरे छोर से तुरंत प्रतीक्षा का स्वर सुनाई दिया। जियान दाओ ने अपना ध्यान केंद्रित किया और इंतजार करने लगी। वह अचानक विचलित सी दिखी, फिर उसने अपना सिर उठाया और पुनः अध्ययन कक्ष की ओर देखा। वहां भी फोन बज रहा था। जियान जुआन का फोन? लेकिन मेरी बहन की रिंगटोन तो हमेशा से रैप संगीत की रही है। उसने इसे कब बदलकर सॉफ्ट सिम्फनी संगीत कर लिया? इस समय जियान दाओ के पीछे का दरवाजा खुल गया। जियान हुयेन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अपनी बहन को देखकर वह खुश हुई। तुम वापस आ गईं? मैं तो बस तुम्हें ढूंढने गया था। तुम्हें किसने कहा था कि अपना फोन मत लाओ? बोलने के बाद जियान हुयेन ने चारों ओर देखा और अपनी आवाज कम कर दी। महान ईश्वर कहा है, क्या वह अभी भी अध्ययन में है? जियान दाओ उलझन में था। महान भगवान, अध्ययन में? हाँ, वह तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया था। तुम्हें अभी भी पता नहीं? अंदर आएं। मुझे अपना मूड ठीक करने दो, वह बहुत सुंदर है। इससे पहले मैं जिन लोगों से मिला था, वे सभी कहीं न कहीं से आए राक्षस थे। अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला था और जियान दाओ दरवाजे के सामने रुक गया। उज्ज्वल रोशनी वाले कमरे में फर्श पर नरम सफेद फ्लोरोसेंट रोशनी चमक रही थी। गहरा संगीत अभी भी गूंज रहा था। जियान दाओ को हल्की सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे मेज पर चाय का प्याला रखे जाने की आवाज हो। जियान दाओ ने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। दीवार के दोनों ओर बड़ी, मजबूत काली किताबों की अलमारियां है। कमरे के बीच में लाल सोफे पर एक आदमी बैठा था। उन्होंने काला सूट, साफ सफेद शर्ट और कोई टाई नहीं पहनी थी। वह अपने लंबे पैरों को लापरवाही से एक दूसरे पर रखे हुए था, हाथ में किताब थामे हुए, अपना सिर झुकाए,
पढ़ने पर ध्यान लगाए हुए था। उसके बगल में कॉफी टेबल पर एक कप गर्म चाय और फलों की एक प्लेट रखी थी। इस दृश्य को देखकर ही लोगों को असीम सौंदर्य की अनुभूति होती है। शोर सुनकर उस आदमी ने अपनी किताब नीचे रख दी और जियान दाओ की ओर देखा। वह आदमी लंबा कद का है। यद्यपि वह बैठा हुआ था, फिर भी उसका सूट सीधा, संतुलित और अच्छी तरह से फिट था। उस शाम की धारणा की तुलना में इस समय बेक कैन गोन का शरीर थोड़ा पतला था। इसलिए उसके कंधे जितने चौड़े होंगे, उसके पैर उतने ही लंबे होंगे। जिस क्षण उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली, जियान दाओ का दिल धड़क उठा। यह एक लंबी आंख है। यह न जानते हुए कि यह प्रकाश के कारण था या उसकी गोरी त्वचा के कारण, उसकी आंखों की पुतलियां काली थीं, जिससे जियान दाओ को लगा कि उसकी निगाहें और भी अधिक दूर और उदासीन थी। जियान दाओ बेक कैन गोन के सामने बैठी थी। उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। दोनों ने कई बार बात की, लेकिन हमेशा फोन पर या अंधेरे में। यह पहली बार था जब वह आधिकारिक तौर पर एक दूसरे से मिले। वे दोनों अजनबी तो नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जैसे ही जियान दाओ अपना मुंह खोलने वाली थी, बेक कैन गोन ने अपने हाथ में रखी किताब की ओर देखा। उनका स्वरूप सुंदर लेकिन ठंडा है। उनकी आवाज गर्म और सुनने में आसान बास है। बिजली गिरने पर कैसा महसूस होता है? जियान दाओ थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वापस पूछा, तुम मेरे घर क्यों आए? बेक कैन गोन ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी ओर देखा। बेशक मैं आपकी कुछ हद तक गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच करने आया था। उन्हें एक महान देवता का दर्जा प्राप्त था और उनका रूप भी उत्कृष्ट था, इसलिए जियान दाओ के मन में उनके लिए कुछ भावनाएं थी। लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो वह थोड़ा सा स्नेह तुरंत गायब हो गया। जैसे ही जियान याओ बहस करने वाला था, बो जिन यान ने बोलना जारी रखा। एक छात्र जिसके परिवार के साथ गर्मजोशी और सामंजस्यपूर्ण संबंध थे, वह केवल सर्दियों की छुट्टियों के दौरान घर लौटता था, लेकिन एक पुराने अपार्टमेंट में अकेला रहता था जिसे कई सालों से छोड़ दिया गया था। क्या यह संभव है कि उसका आंतरिक स्वरूप उसके बाहरी स्वरूप की तरह हंसमुख और खुला नहीं है? जियान दाओ यह सुनकर दंग रह गया कि उसने फिर कहा, केवल इसलिए नहीं कि मैंने छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया था, क्योंकि उसका परिवार उसकी पारिवारिक स्नेह की इच्छा को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है। इसके अलावा उसका व्यक्तित्व कमजोर नहीं है। इसलिए बेक कैन गोन ने ठंडी और तीखी नजरों से जियान दाओ को देखा। क्या तुमने बचपन में अन्य आघातों का सामना किया था? जियान दाओ की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसकी आंखें एक पल के लिए सुस्त हो गईं। बेक कैन गोन ने विषय बदल दिया। मेरी अन्य खोजों की तुलना में यह समस्या कुछ भी नहीं है। उन्होंने किताब हाथ में उठाई और कहा, तो आपको ऐसी किताबें पढ़ना पसंद है जो अतार्किक हों और जिनका कोई वैज्ञानिक आधार न हो? अब जियान दाओ ने पुस्तक के कवर पर ध्यान दिया। यह द ओबेडिएंट पेट नामक उपन्यास था, जो उसकी किताबों की अलमारी में मौजूद रोमांस उपन्यासों में से एक था। डोसाइल पेट को प्राउड पेट के नाम से भी जाना जाता है। यह डिंग मो द्वारा लिखा गया एक विज्ञान कथा उपन्यास है। जियान दाओ ने जवाब दिया, यह एक रोमांस उपन्यास है। इसमें किस तर्क की आवश्यकता है? बेक कैन गोन ने दूसरे पृष्ठ की ओर रुख किया। आपने इस पर भी बहुत कुछ चिह्नित किया है। इस समय जियान दाओ शर्मिंदा थी। उसने उसके हाथ से किताब छीनने के लिए अपना हाथ उठाया। आपको मेरी किताब को छूने के लिए किसने कहा? उसने यह किताब हाई स्कूल में पढ़ी थी। उस समय उन्होंने कुछ मार्मिक विवरण अंकित किए थे। उदाहरण के लिए, प्यार पता नहीं कब शुरू हुआ, पर इतना गहरा हो गया। काश कोई होता जो मुझे शुरू से ही प्यार करता।
अब इसे फिर से पढ़ते हुए मुझे उल्टी सी महसूस हो रही है। बक कैन गोन ने जियान दाओ को किताब लेने दी तो उसने जवाब दिया। बाहर लड़की ने कहा, मैं यहाँ किताबें पढ़ सकता हूँ। जियान दाओ ने पुस्तक को शेल्फ पर रख दिया और मुद्दे की तह तक पहुँचे। आप मुझे अपना सहायक क्यों बनाना चाहते हैं? बेक कैन गोन ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, बहुत स्पष्ट है। इसके कई कारण हैं। यह आपके बिना नहीं हो सकता। जियान दाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उदाहरण के लिए, जब मैं किसी मामले की जांच कर रहा था तो मुझे परेशान होना पसंद नहीं था और मुझे पुलिस और पत्रकारों से निपटने जैसे सभी महत्वहीन कामों को करने के लिए किसी की जरूरत थी। उदाहरण के लिए, इस शहर में वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ। इसके अलावा वह मछली पकड़ने में भी बहुत अच्छी है। जियान दाओ, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा। वह खड़ा हो गया और अपना कोट पकड़ लिया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो वह अचानक पलटा। मैं केवल सबसे क्रूर और क्रूर अपराधियों को ही पकड़ता हूँ और केवल मैं ही उन्हें पकड़ सकता हूँ। इस मामले को सुलझाने में 1 सप्ताह से अधिक समय नहीं लगेगा, जो कि आपको भर्ती करने का भी समय है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करता, बल्कि कल सुबह ठीक 8 बजे विला पर चला जाता। अध्याय 8। सर्दियों की सुबह है। आसमान उदास और शांत है। जंगल हरा भरा है। विशाल स्थान में ऊंचा ऊंचा खड़ा है। पर्वत श्रृंखला ठंडी और शांत है। विला अभी भी वीरान था। जियान दाओ सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर गया और उसने एक आधा बंद लोहे का दरवाजा देखा। पहली बार जब उसने बेक कैन गोन के क्षेत्र में पैर रखा तो वह अनजाने में ही सावधानी से चल रही थी। बैक कैन नॉन, बैक कैन नॉन, कोई जवाब नहीं आया। जियान दाओ पहले कार्यालय के दरवाजे तक गया और रुक गया। दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा था। खिड़की के पास मेज पर दस्तावेजों और कुछ पुस्तकों का ढेर लगा हुआ था, जो बहुत अव्यवस्थित लग रहा था। मेज के बगल में एक बड़ा सोफा है। सोफे पर एक गलीचा है। चाय की मेज पर हरी चीनी मिट्टी की चाय का एक कप रखा था, जो आधा भरा हुआ था। सोफे के सामने वाली दीवार पर एक सफेद बोर्ड लटका हुआ था। बोर्ड तस्वीरों से भरा हुआ था तथा उस पर काले मार्कर से लिखा हुआ था। जियान दाओ व्हाइट बोर्ड के पास गया और चुपचाप निरीक्षण करने लगा। बोर्ड पर कुल 9 तस्वीरें हैं, जो गुमशुदा बच्चों की हैं। वे सभी ग्रामीण इलाकों से आए मासूम और ईमानदार चेहरे वाले बच्चे हैं। 3 तस्वीरों के नीचे स्थानों के नोट हैं, क्रमशः शहर के दक्षिण में बाजार, रेलवे स्टेशन, निर्माण सामग्री बिक्री क्षेत्र। जियान दाओ ने ली जुन रान को यह कहते हुए सुना था कि यह वह स्थान है जहां एक लापता बच्चे के होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से कहा था कि वे वहां जाएंगे। शेष बच्चों का पता अज्ञात है। 8 बोर्डों के नीचे स्थानों के नामों की एक श्रृंखला दिखाई दी, जैसे कि शहर के पूर्व में स्थित बाजार, बस स्टेशन, कृषि बाजार। जियान दाओ ने इसके बारे में सोचा और तुरंत समस्या को समझ गया। इन सभी स्थानों में एक बात समान है, ये भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं। इसके अलावा इंटरनेट कैफे, गेम की दुकानें और मूवी थिएटर ऐसी जगहें हैं जहां बच्चे जाना पसंद करते हैं। इसलिए यह संभवतः ऐसा स्थान है जहां अक्सर अपराध घटित होते हैं। हालांकि उपरोक्त स्थान पूरे शहर में फैले हुए हैं। अपराधियों को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। जियान दाओ ने नीचे देखा। लिखावट बहुत गड़बड़ थी, चीनी और अंग्रेजी मिश्रित थी। कुछ शब्द आधे अधूरे ही लिखे थे। जियान दाओ ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखा लेकिन फिर भी अर्थ नहीं समझ सका। बोर्ड के कोने में एक छोटा सा कछुआ भी बना हुआ है। यद्यपि इसमें कुछ सरल स्ट्रोक्स हैं,
फिर भी यह बहुत उज्जवल दिखता है। क्या किसी मामले का विश्लेषण करते समय मंत्री बेक को अधिक प्रेरणा पाने के लिए कछुए का चित्र बनाना पसंद था? जियान दाओ के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया, लेकिन अव्यवस्थित पंक्तियों के बीच कुछ शब्द बहुत स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे और उन्हें कई बार दोहराया गया था। कोई गवाह नहीं, कोई गवाह नहीं। यह एक नुकसान है जिसे हर कोई जानता है। आप इस पर जोर क्यों देते हैं? जियान दाओ ने बहुत देर तक सोचा लेकिन समझ नहीं सका। लेकिन फिर भी उसने अपना फोन निकाला और लाई हुआन नियन को संदेश भेजा, केपी, कोई गवाह नहीं। कल रात निर्णय लेने के बाद जियान दाओ ने तुरंत ली हुआनरान को सूचित किया। ली हुआनरान तुरंत उसके घर आया और उससे कहा, मैं उसके कौशल को चुराना चाहता हूँ। जियान दाओ आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सका। तुमने चोरी करके यह कैसे सीखा? कृपया हर एक वाक्य, हर विश्लेषण, हर दृष्टिकोण, मामले के बारे में हर सिद्धांत और उनके विचारों का सार लिखें और फिर मुझे बताएं। ली हुआनरान ने बताया, इसे दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कृत्य नहीं माना जाता है। संक्षेप में, जो आप जानते हैं वही मैं भी जानता हूँ। जियान दाओ ने जवाब दिया, मैं आपराधिक मनोविज्ञान नहीं समझता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो अब, जब उसे पहला मुख्य बिंदु पता चला, तो जियान दाओ ने तुरंत उसे एक संदेश भेजा। ली हुआन नियन ने तुरंत जवाब दिया। जियान दाओ मुस्कुराई। उसने अभी अपना सेल फोन रखा ही था कि उसने बाहर से कदमों की आवाज सुनी। बेक कैन गोन ने सफेद नाइटगाउन पहना और धीरे धीरे कमरे में चला गया। बैठक का दृश्य वैसा नहीं था जैसा जियान दाओ ने कल्पना की थी। कल वह बहुत घमंडी, अहंकारी था और बहुत बुरी तरह बोल रहा था। इसके अलावा, वह एक कम बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में सामने आता है, जो अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति पूरी तरह से अनभिज्ञ है। लेकिन उस समय वह साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उनकी आभा एक असाधारण और महान आभा बिखेर रही थी जो आम लोगों से अलग थी। लेकिन इस समय उसका चेहरा अभी भी वही सफेद था, काली काली आंखें, ऊंची नाक और पतले लाल होंठ, लेकिन उसका रंग अच्छा नहीं था। वह उदासीन लग रहा था, वह खुश नहीं लग रहा था। इसके अलावा, वह घर में नंगे पैर रहता है। जब बेक कैन गोन जियान दाओ के पास से गुजरा, तो उसने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जियान दाओ ने सोचा कि वह कुछ कहेगा, लेकिन उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने उसे देखा ही न हो और शांति से आगे बढ़ गया। चाय की मेज पर आकर उसने चाय का कप उठाया और बाहर जाने के लिए मुड़ा। जियान दाओ अधीर नहीं था। उसे उससे बात करने की पहल क्यों करनी पड़ी? दो लोग, एक आगे और एक पीछे, पहली मंजिल पर चले गए। बेक कैन गोन रसोई घर में गया, झुककर रेफ्रिजरेटर से दूध का एक डिब्बा निकाला और उसे माइक्रोवेव में रख दिया। इसके बाद उसने टोस्टर में कुछ ब्रेड डाली और मेज पर फलों से बना जैम का एक जार फेंक दिया। फिर वह खाने की मेज पर बैठ गया और मेज की ऊपरी सतह को घूरने लगा। जियान दाओ रसोई के दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। जब उसने सोचा कि बेक कैन गोन काम के बारे में बात करेगा, तो उसने अचानक अपने हाथ मेज पर रख दिए और मेज पर लेट गया। जब माइक्रोवेव की डिंग बजी, तभी बेक कैन गोन ने अपना सिर उठाया और खड़े होकर खाना लिया तथा भावशून्य चेहरे के साथ नाश्ता करना शुरू कर दिया। क्या तुम कल रात देर से सोए? जियान दाओ ने पूछा। हाँ, उसने एक आवाज निकाली। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। एक क्षण बाद बेक कैन गोन ने अचानक अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। तुम्हें अपने पहनावे का तरीका बदलना चाहिए। जियान दाओ ने अपनी पहनी हुई काली ऑफिस ड्रेस की ओर देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। उसकी ड्रेसिंग शैली से मेल खाने के लिए
उसने जानबूझकर वही औपचारिक पोशाक पहनी जो उसने नौकरी के लिए साक्षात्कार में पहनी थी। बेक कैन गोन ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें बहुत केंद्रित थीं। गान दाव को लंबे समय तक चेकमेट किया गया था, इसलिए वह बहुत स्वाभाविक नहीं था। उन्होंने अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों की तरह यह उतना आकर्षक नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपनी शैली बदल लें। जियान दाओ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने उसे अनदेखा करते हुए खाना जारी रखा। महिलाओं को अपने रूप रंग की तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। विशेषकर यह वाक्य बेक कैन गोन के मुंह से निकला। जियान दाओ ने शायद ही कभी उस पर मुस्कुराया। ठीक है। खाना खत्म करने के बाद बेक कैन गोन खड़ा हुआ। यद्यपि वह अभी भी पायजामा पहने हुए था और नंगे पैर था, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा की तरह अहंकार आ गया था। मिस शौकिया सहायक, कृपया दस्तावेजों को ऊपर व्यवस्थित करें, फिर उन्हें कार में ले आएं और मेरा इंतजार करें। विला के पास सड़क पर एक पुलिस कार खड़ी थी। ड्राइवर कुछ क्षण पहले ही आया है। जियान दाओ पीछे की सीट पर बैठकर कुछ मिनट तक दस्तावेजों को देखता रहा। फिर उसने बेक कैन नगोन को छोटे रास्ते से बाहर आते देखा। उन्होंने एक औपचारिक सूट पहना था, जिसके बाहर एक लंबा काला कोट था, जो उनकी गोरी त्वचा को और अधिक निखार रहा था। उसकी गर्दन कॉफी रंग के स्कार्फ से बंधी थी और उसका चेहरा एक बड़े मुखौटे से ढका हुआ था, जिससे केवल उसकी लंबी काली आंखें ही दिखाई दे रही थी। बाक कैन नगोन कार की पिछली सीट पर जियान दाओ के बगल में बैठ गया। तभी उसने अपना मुखौटा उतारकर एक तरफ फेंक दिया और शांति से कहा, अब हम जा सकते हैं। आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? जियान दाओ उत्सुक था। बेक कैन गोन ने उसे अजीब निगाहों से देखा। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही, जियान दाओ? मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। उन्होंने कहा कि वह जानती थी कि उत्तर के कई लोग दक्षिणी सर्दियों के अनुकूल नहीं हैं। बेक कैन गोन विदेश में पले बढ़े हैं, शायद इसलिए कि उन्हें वह जमीन और पानी पसंद नहीं है, जिसके कारण वे मुखौटा पहनते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वह चीजों को अपने तरीके से करना पसंद करता है, जबकि दक्षिणी लोगों को मास्क पहनने की आदत नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उसे सनकी कहते हैं। कार कुछ दूर चली, शहर के अंदरूनी हिस्से को छोड़कर राजमार्ग पर आ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? जियान दाओ ने पूछा। बेक कैन गोन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुके हुए थे और बहुत आराम से दिख रहे थे। उसकी लंबी कद काठी ने आधी जगह घेर ली थी। जियान दाओ के पास अब केवल एक छोटा सा कोना बचा है, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसने अपना हाथ घुटने पर रखा और हल्के से थपथपाते हुए आलस से कहा, जाओ उसका पता ले आओ। उसे? कौन है ये? बेक कैन गोन के मुंह के कोने में छिपी हुई मुस्कान उभरी। बेशक यह हमारा अपराधी है। पुलिस की गाड़ी राजमार्ग पर दौड़ रही है। सड़क के दोनों ओर के पेड़ सर्दियों के उदास आकाश में उजाड़ पड़े थे। जियान दाओ ने बो जिन यान के शांत चेहरे को देखा और पूछना जारी रखा, तुम्हारा मतलब है केवल एक ही अपराधी है, और मूल निवासियों का क्या? इससे पहले ली हुआन निहियन को संदेह था कि ये अपराधी बच्चों का अपहरण करने वाले लोगों का एक समूह थे, या अन्य प्रांतों से आए गैंगस्टर थे जो अपराध करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन बो जिन्यान के शब्दों में उन्होंने इन दोनों संभावनाओं से इनकार किया। बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा, तुम इतनी मूर्ख नहीं हो। दसों मामलों के पीड़ितों में समान विशेषताएं थीं। 2 मामलों के बीच का समय व्यवस्थित था। अपराध पद्धति समान थी। अपराधी स्थिर थे और कभी गलती नहीं करते थे। यह स्पष्ट रूप से एक व्यक्तिगत विशेषता है, इसलिए यह केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। जियान दाओ ने भौहें सिकोड़ी और गहराई से सोचा।
कुछ क्षण बाद उसने अपना फोन निकाला और एक टेक्स्ट संदेश भेजा। बेक कैन गो ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम फिर से अपने बॉयफ्रेंड को रिपोर्ट कर रही हो? जियान दाओ स्तब्ध रह गई। उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वह मेरा प्रेमी नहीं है। बेक कैन गोन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कुर्सी की पीठ पर टिक गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जियान दाओ ने पूछा, क्या आपको मेरी रिपोर्ट से कोई आपत्ति है? मुझे ऐसी तुच्छ बातों की परवाह क्यों करनी चाहिए? पुलिस की गाड़ी एक गांव में रुकी। दोनों और घर हैं। यहाँ 4 या 5 मंजिला इमारतें हैं, लेकिन पुराने लकड़ी के छोटे मकान भी हैं। बाक कैन गोन और जियान दाओ एक अपेक्षाकृत जर्जर घर में गए। यह फो मिन्हन घिया का घर है, जो लापता होने वाला पहला लड़का था। लापता होने का स्थान अज्ञात है। बेक कैन गोन ने जियान दाओ को केवल इतना बताया कि यहाँ आने का उद्देश्य लापता पीड़ित का सही स्थान जानना था, लेकिन उन्होंने इसका कारण नहीं बताया। जियान दाओ ने संदेह भरे मूड में जाकर दरवाजा खटखटाया। अंधेरे पुराने घर में केवल 3 कमरे थे। फर्नीचर बहुत साधारण था। फो मिन्हनिया के माता पिता के चेहरे उदास और हताश थे। पिछली गवाही के अनुसार फो मिन्हनिया सुबह जल्दी घर से निकले और लगभग 8 बजे डोंग शहर पहुंचे। लड़का अभी 15 साल का हुआ है और जूनियर हाई स्कूल में तीसरे वर्ष का छात्र है। लड़का डोंग शहर में अपनी मौसी के घर गया और अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेने के लिए लगभग आधे महीने तक उनके घर पर रहा। कई घंटे बाद भी चाची को फो मिन्हनिया दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने उसके घर पर फोन किया और पता चला कि वह गायब है। लड़के के माता पिता से सावधानीपूर्वक पूछताछ करने के बाद भी बैक कैन गोन को कोई नया सुराग नहीं मिला। लड़के ने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। दोपहर के समय फो मिन्हनिया के माता पिता को सांत्वना देने के बाद जियान दाओ लड़के के शयन कक्ष में गया। उसने देखा कि बेक कैन गोन कमरे के बीच में खड़ा था, बिस्तर पर फैले हुए सामान के ढेर को देख रहा था। उसका चेहरा बहुत एकाग्र था। जियान दाओ अंदर चला गया। बिस्तर पर बच्चों के पसंदीदा खिलौने जैसे मुखौटे, घूमने वाले लट्टू, गेम कार्ड और एक साधारण गेम कंसोल रखे हुए हैं। बिस्तर के नीचे कुछ खाली बियर के डिब्बे पड़े थे। शायद लड़के ने उन्हें पैसे के लिए बेचने के लिए उठाया था। अब जब लड़का लापता है तो ये चीजें उसके माता पिता के लिए यादगार बन गई हैं। जियान दाओ ने पूछा, क्या आपके पास कोई नई खोज है? बेक कैन गोन लगातार विचार करता रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कुछ सुन नहीं रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और जियान दाओ को उदासीन आंखों से देखा। बाहर निकलो। जियान दाओ तुरंत पलटा और चला गया। लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने उसे यह कहते हुए सुना, तुम्हें भी उसे ढूंढना चाहिए। उसका दिमाग दिखावे के लिए नहीं है। मुझे फो मिन्हनिया से संबंधित कोई भी समाचार चाहिए। इस घर में इस बात के सुराग अवश्य होंगे कि जिस दिन लड़का लापता हुआ था उस दिन वह कहाँ गया था। अब जियान दाओ को उसके बोलने के तरीके की आदत हो गई थी। वह न तो क्रोधित थी, न ही चिंतित। वह आंगन में घूमती हुई घर के पीछे मुर्गी घर के सामने रुक गई। जियान दाओ ने पास जाकर देखा तो वहां दर्जनों मुर्गियां थीं। उसने अनुमान लगाया कि परिवार की आय का एक स्रोत क्या है। मुर्गी घर के बगल में कैबिनेट पर अंडों की एक ट्रे भी रखी हुई है। जियान दाओ कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और फिर फो मिन्हनिया की मां को ढूंढने चला गया। एक क्षण बाद जियान दाओ एक बार फिर फो मिन्हनिया के शयन कक्ष में लौट आया। मेरे पास कुछ निष्कर्ष हैं, लेकिन हो सकता है कि वे काम न करें, जियान दाओ बोला। बेक कैन गो ने उसकी ओर नहीं देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। तुम ही कहो। जियान दाओ ने उसकी सुंदर प्रोफाइल पर नजर डाली।
यह सोचकर कि वह एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ के सामने खड़ी है, उसे लगा कि चाहे वह कुछ भी कहे, विशेषज्ञ उस पर हंसेंगे। जियान दाओ ने सावधानी से अपना मुंह खोला। फू मिन्हंगिया का शैक्षणिक प्रदर्शन औसत है, कभी कभी मानक के अनुरूप नहीं होता। उसके अपने सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध हैं और उसे गेम खेलना बहुत पसंद है। लेकिन क्योंकि उसका परिवार गरीब था, वह आमतौर पर इंटरनेट कैफे या गेम की दुकानों के आसपास ही घूमता रहता था। जब जियान दाओ बोल रही थी, बेक कैन गोन अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। यह नहीं जानता था कि उसने जो कहा वह उसने सुना है या नहीं। जियान दाओ ने बोलना जारी रखा। जिस दिन फो मिन्हनिया लापता हुआ, लड़का अपनी चाची के लिए अंडों की एक टोकरी लाया था। रुको, बेक कैन गोन ने अचानक जियान दाओ को बीच में टोकते हुए उसकी ओर चमकीली और तीखी आंखों से देखते हुए कहा, तुम्हें यह कैसे पता? जियान दाओ ने उत्तर दिया, क्योंकि घर के पीछे एक मुर्गी घर है। मुझे लगता है कि अगर लड़के के माता पिता उसे कुछ समय के लिए अपने घर पर रहने दे, तो उन्हें कुछ उपहार भेजने चाहिए, उदाहरण के लिए अंडे। मैं फो मिन्हंगिया की माँ से पूछने गया। उस दिन वह अंडों की एक टोकरी ले गया था। पहले लड़का अक्सर अपनी चाची के लिए अंडे लाया करता था। हालांकि ये शायद बेकार हैं, मुझे कोई अन्य सुराग नहीं मिल सकता है। जियान दाओ यहाँ रुक गया, क्योंकि बेक कैन गोन ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, नीचे झुका और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोपहर की गर्म धूप, शांत कमरा। जियान दाओ का पूरा शरीर अकड़ गया और बेक कैन गोन ने जल्दी से उसे छोड़ दिया, लेकिन उसकी स्पष्ट आंखें अभी भी उसे गौर से देख रही थी। उसकी आंखों की गहराई में एक बहुत ही कोमल मुस्कान छिपी हुई थी। तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? अपनी चाची के लिए अंडे लाओ। आप एक प्रतिभाशाली हैं, जियान दाओ। यह बुनियादी पारस्परिक संबंध है। बो जिन यान मुस्कुराया। फूजी वू ने कहा कि आप एक जानकार और उचित व्यक्ति हैं और मेरे पूरक होंगे। खैर, कभी कभी वह सही अनुमान लगा लेता है। जियान दाओ। बेक कैन गोन ने अपना सेल फोन खोला और शहर के नक्शे पर एक स्थान की ओर इशारा किया। फो मिन्हंगिया यहीं लापता हो गए थे। जियान दाओ ने ध्यान से देखा, यह एक किसान बाजार था। उसने पूछा, क्यों? इस समय बेक कैन गोन का रवैया विशेष रूप से सौम्य था। वह मुस्कुराया, चलो। लड़का अंडों की एक टोकरी लेकर चला। कहीं भी जाना असुविधाजनक था। वह तुरंत अपनी चाची के घर क्यों नहीं गया? क्या वह खेलने के लिए अंडों की टोकरी लेकर गया था या गेम की दुकान पर गया था? क्या आपने कभी किसी को ऐसा देखा है? लड़के को गेम खेलना बहुत पसंद है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए सबसे अधिक संभावना यह है कि वह उस दिन चुपके से अंडे बेचने के लिए ले गया था। वह अक्सर अपनी चाची के घर अंडे भी लाता था, ताकि एक या दो बार बेचने पर पता न चले। किसान बाजार के पास एक गेमिंग की दुकान है और यह मेरी चाची के घर से ज्यादा दूर नहीं है। यह सुनकर जियान दाओ ने सिर हिलाया। लेकिन हमें उस पते को खोजने से क्या फायदा होगा जहां फो मिन्हनिया गायब हो गया था? बेक कैन गोन के मुंह के कोने पर मुस्कान गहरी हो गई। दोनों कार में सवार होकर डोंग शहर की ओर चल पड़े। बेक कैन गोन ने लैपटॉप पकड़ रखा था और सिर झुकाकर लिख रहे थे। जियान दाओ ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और उसकी ओर देखा, जबकि ली हुआनरान को तीसरा संदेश भेजा। एक क्षण बाद बेक कैन गोन ने लैपटॉप उसकी बाहों में फेंक दिया। उसे बुलाओ। जियान दाओ ने लैपटॉप पकड़ा और सामग्री पर सरसरी निगाह डाली। वह चौंक गई जब उसने ये शब्द देखे। पुरुष, 25 से 30 वर्ष का, देशी, थोड़ा पतला, औसत दिखने वाला, किसान बाजार से 3 किलोमीटर के भीतर रहते हैं, कार्यस्थान भी नजदीक है, कोई कार नहीं, विषय में अच्छी संचार कौशल है,
बोलना जानता है, अक्सर खेल की दुकानों या फिल्म थिएटरों में जाता है। जियान दाओ ने उसकी ओर देखा। ये चीजें क्यों? अपराधी पहले लापता पीड़ित के स्थान के निकट क्यों रहता था? वह 25 से 30 साल का क्यों है? बेक कैन गोन ने अपने हाथ सिर के पीछे रखे। क्या तुमने आज सुबह मेरा व्हाइट बोर्ड देखा? सभी कारण मौजूद हैं। जियान याओ ने याद करने की कोशिश की, जबकि बो जिन यान ने अपने फोन पर नक्शा खोला और एक स्थान की ओर इशारा किया। उन्हें तुरंत कृषि बाजार के पूर्व में जंगल की खोज करने के लिए कहें। एक बार पता चलने पर हमें तुरंत फोन करें। जियान दाओ चौंका। तुमने क्या खोज की? बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा। तुमने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? जियान दाओ के चेहरे का रंग बदल गया। बेक कैन गोन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान उज्ज्वल थी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी आवाज गहरी और सुनने में सुखद थी। प्रिय सहायक, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं केवल सबसे खतरनाक अपराधियों को ही पकड़ता हूँ। अपहरण और मानव तस्करी पुरानी हो चुकी है। सीरियल किलर मेरी नई पसंद है। अध्याय 9। शांत पहाड़ों में पुलिस की गाड़ी एक नीरस इंजन की आवाज निकालते हुए राजमार्ग पर तेजी से चल रही थी। जैसे ही बेक कैन गोन ने बोलना समाप्त किया, कार एकदम शांत हो गई। जियान दाओ को अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई। उसकी नज़र सामने की सीट पर लगे नीले कपड़े पर रुक गई। वह कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। आगे की कार चला रहे बुजुर्ग पुलिस अधिकारी, जो शुरू से अंत तक चुप थे, अचानक बोल पड़े, प्रोफेसर बो, आपका क्या मतलब है? वे बच्चे मारे गए थे। बेक कैन गोन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। हाँ, खिड़की के बाहर का दृश्य अभी भी बिना रुके उड़ता हुआ चला जाता है। जियान दाओ ने पूछा, भले ही अपराधी केवल एक ही हो, फिर भी बाल अपहरण में तस्करी की संभावना बनी रहती है। तुम्हें क्यों लगता है कि वह एक सीरियल किलर है? बेक कैन गोन का सुंदर चेहरा भावहीन था। धीरे धीरे उसकी आंखों में गंभीरता झलकने लगी। क्योंकि मैं उन्हें समझता हूँ। जियान दाओ कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर फोन करना शुरू कर दिया। यद्यपि वह अत्यंत संदिग्ध थी, लेकिन मामला अत्यावश्यक था, इसलिए वह केवल पुलिस को ही बेक कैन गोन की अटकलें बता सकती थी। फोन के दूसरी ओर ली हुआनरान और कमरे में मौजूद आपराधिक पुलिस बेहद हैरान थे। ली हुआनरान का स्वर गंभीर हो गया। क्यों? उन्होंने यह निष्कर्ष कहाँ से निकाला? जियान दाओ ने कहा, एक क्षण रुको। उसने अपना सेल फोन नीचे रखा और बेक कैन गोन की ओर मुड़ी। वे कारण जानना चाहते हैं। बेक कैन गोन ने अपना सिर कुर्सी की पीठ पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैं वापस आऊंगा तो एक संक्षिप्त रिपोर्ट दूंगा। अब उनसे कहो कि वे पहले पीड़िता का शव ढूंढें। लाश शब्द सुनकर जियान दाओ चौंक गया। बो जिन्यान के शब्दों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ मौजूद आपराधिक पुलिस अभी भी हैरान थी। घरेलू आपराधिक पुलिस टीम में आपराधिक मनोविज्ञान विशेषज्ञ का पद नहीं है, इसलिए वे अभी भी बो जिन्यान की सारांश रिपोर्ट की अवधारणा को नहीं समझते हैं। ली हुआन नियन ने कहा, जियान दाओ, यह मामला बहुत गंभीर है। सब इंतजार कर रहे हैं, निर्देशक अभी अभी आए हैं। कृपया प्रोफेसर बेक से कहें कि वे हमें स्पष्ट रूप से समझाएं। जियान दाओ ने फिर से बो जिन यान की ओर रुख किया। क्या आप उनके साथ फोन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट बना सकते हैं? बेक कैन गोन ने अपनी आंखें खोलीं और उसे चुपचाप देखा। मेरी आखिरी संक्षिप्त रिपोर्ट मैरीलैंड विश्वविद्यालय की बर्कले शाखा के केंद्रीय सम्मेलन कक्ष में थी। अब आप ही बताइए। उसने खिड़की से बाहर देखा। राष्ट्रीय राजमार्ग 108 पर वुलाम जिले के मादाओ गांव में टोल स्टेशन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें।
जियान दाओ को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने गंभीरता से जवाब दिया, तो क्या हुआ? एक बार आपका तर्क सही हो जाए तो आप जहां भी खड़े होंगे दुनिया को ज्ञान देंगे। बेक कैन गोन ने सीधे अपने मुंह पर मुखौटा लगा लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने उसकी राय पर ध्यान नहीं दिया। जियान दाओ ने अपनी घड़ी देखी। डोंग शहर लौटने में अभी भी 1 घंटे से अधिक का समय था। वह पुलिसकर्मियों के सामने यह नहीं कह सकी कि वो जिन्यान स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते। इसलिए उसने अपने शब्दों पर विचार किया और ली हुआनरान से कहा, बात यह है कि प्रोफेसर बो रिपोर्ट की सामग्री तैयार कर रहे हैं। कुछ सबूत हैं जिन्हें पूरक करने की आवश्यकता है, इसलिए वह अभी मुक्त नहीं है। जब हम बाद में डोंग सिटी पहुंचेंगे तो प्रोफेसर तुरंत सभी को समझा देंगे। रिपोर्ट की सामग्री अधिक पूर्ण और संक्षिप्त होगी। वह फोन पर बात कर रही थी जब उसके बगल में बैठे बेक कैन गोन अचानक बोल पड़े। उसकी धीमी आवाज गुनगुनाहट की तरह हर्षित थी। सभी सहायक घोटालेबाज हैं। इससे पहले कि जियान याओ फोन रख पाती, उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, चुप रहो। गाड़ी शाम के समय पुलिस स्टेशन पहुंची। दूर से जियान दाओ ने देखा कि ली हुआन नियन और कई पुलिसकर्मी इमारत के नीचे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। अनजाने में ही उसकी नज़र तीसरी मंजिल पर एक चमकदार रोशनी वाले कमरे पर चली गई। यह आपराधिक पुलिस टीम का बड़ा सम्मेलन कक्ष है। अभी अभी ली हुआनरान ने फोन पर बताया कि बो जिन यान वहां एक संक्षिप्त रिपोर्ट देंगे। आखिरी बार उसे सम्मेलन कक्ष में तब ले जाया गया था जब वह 6 साल की थी। जब जियान दाओ गहन विचार में थी, अचानक उसके कान के पास एक गहरी चुंबकीय आवाज गूंजी। आपके मुंह के कोने झुक गए थे। आपका चेहरा थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ था। आपकी ऊपरी पलकें झुक गई थी। मैंने आपकी शांत अभिव्यक्ति के नीचे छिपे दर्द की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति क्यों देखी? जियान दाओ ने उम्मीद नहीं की थी कि बेक कैन गोन इतनी समझदार होगी, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से उतनी ही शांत थी जितनी उसने कहा था। बेक कैन गोन ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। ऐसा लगता है कि मेरा पिछला निर्णय गलत था। मेरे दिल में जो दुख है वह मेरे पिता से जुड़ा है। जियान दाओ ने कहा, आप बहुत गलत हैं। मैं अभी बहुत दुखी महसूस कर रहा था क्योंकि आप आपराधिक पुलिस टीम को एक संक्षिप्त रिपोर्ट देने वाले थे। बेक कैन गोन की लंबी आंखें सिकुड़ गईं। वह जियान दाओ की ऊंचाई तक झुका, फिर सीधे उसकी आंखों में देखा। सहायक, क्या आपने गलत दवा ले ली है? जियान दाओ ने तुरंत एक कदम पीछे हटते हुए उनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया। क्योंकि मैं आपका सहायक हूँ, मैं ईमानदारी से आपको सलाह देता हूँ। अंदर सभी वफादार और पेशेवर आपराधिक पुलिस हैं। हो सकता है कि वे जांच के क्षेत्र में आपके जितने अच्छे न हों, लेकिन जब हम बाद में रिपोर्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। यदि वे प्रश्न पूछे तो धैर्य रखें और उनका उत्तर दें। जियान दाओ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब भी बेक कैन गोन अपना मुंह खोलता था तो उसके हर वाक्य से उसके सामने बैठा व्यक्ति क्रोधित हो जाता था। इसके अलावा पुलिस के प्रति उनका पहले का रवैया भी बहुत दोस्ताना नहीं था। अप्रत्याशित रूप से बेक कैन गोन सीधे खड़े हो गए और अहंकार भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए बोले, तुम्हारे मस्तिष्क की किस नस से यह अजीब विचार आया? जियान दाओ उसे आगे बोलते हुए सुनकर दंग रह गया। मैंने हमेशा दूसरों का उपहास किया है, न कि आईक्यू अंतर के कारण या पेशेवर लाभ पर निर्भर होने के कारण। एक आपराधिक पुलिस अधिकारी और मेरे काम की प्रकृति पूरी तरह से अलग है। मैं आपराधिक दिमाग को न समझने के लिए उनका मजाक क्यों उड़ाऊं? ऐसा कहकर बेक कैन गोन शांति से मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ गया। आकाश बहुत जल्दी काला हो गया।
सम्मेलन कक्ष दिन की तरह जगमगा रहा था। आपराधिक पुलिस एक गोल मेज के चारों ओर बैठी थी। ब्यूरो नेता भी उनके बीच बैठा था। माहौल भारी और तनावपूर्ण था। बिना एक भी अनावश्यक शब्द बोले ली शुनरान के सरल परिचय के बाद बो जिन यान को बोलने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया। जियान दाओ ने कमरे के कोने में एक कुर्सी ढूंढी और बैठ गया। फ्लोरोसेंट रोशनी में सीधे सीम वाला काला सूट बेक कैन गोन के लंबे पतले शरीर और सुंदर गोरे चेहरे को और अधिक निखार रहा था। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी ठंडी आंखें सब पर घूम रही थी। इन सब के कारण उसमें एक अप्राप्य आभा थी, जो उस सौम्य मुस्कुराते हुए व्यक्ति से पूरी तरह भिन्न थी, जिसने एक बार जियान दाओ को अपनी बाहों में लिया था और उससे पहले वह अभिमानी और क्रूर जीभ वाला व्यक्ति था। बेक कैन गोन अब अधिक गंभीर और ठंडा है। सन्नाटे में बेक कैन गोन ने धीरे से अपना मुंह खोला। हमें 25 से 30 वर्ष की आयु के एक स्थानीय व्यक्ति को ढूंढना है, जो औसत दिखने वाला, औसत कद का, थोड़ा पतला शरीर वाला हो, जो अक्सर उस क्षेत्र में प्रवेश करता और बाहर निकलता हो जहां अपराध हुए थे। बहुत संभावना है कि वह वहां का कर्मचारी है। यही एक कारण है कि वह दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता। वह अपेक्षाकृत बुद्धिमान और बहुत सावधान है। अपराध करने से पहले वह ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेगा। पीड़ितों के बारे में उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। उनके चुने हुए विषय वे सभी ग्रामीण लड़के थे जो काम करने के लिए शहर जाते थे, स्कूल छोड़ देते थे या खेलना पसंद करते थे। इन बच्चों को जीवन का अधिक अनुभव नहीं होता। वे लड़कियों की तरह अजनबियों से उतने सावधान नहीं रहते तथा वयस्क पुरुषों की तरह शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होते, इसलिए उन्हें आसानी से बहकाया और नियंत्रित किया जा सकता है। अधिकांश अपराध स्थल भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, इसलिए अपराधी अपने शिकार को पकड़ने के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि इसके बजाय मौखिक प्रलोभन का प्रयोग करते हैं। वह संचार में बहुत अच्छा है। सबसे पहले वह पीड़ित से संपर्क करेगा और उससे बातचीत करेगा, जिससे उसका प्रारंभिक विश्वास प्राप्त होगा। इसके बाद वह कुछ बहाने बनाकर उन्हें खाने या पीने के लिए आमंत्रित करेगा, उन्हें नौकरी के बारे में बताएगा, उन्हें अपने द्वारा लक्षित स्थान पर फुसलाएगा, फिर पीड़ित की हत्या कर देगा। पूरे अपराध के दौरान अपराधी कार का उपयोग नहीं करते, क्योंकि कारें ध्यान आकर्षित करती हैं। इसके अलावा उसके पास कोई कार भी नहीं है। वह अकेला रहता है। उसकी आर्थिक स्थिति मकान खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह कृषि बाजार के पास मकान या अपने माता पिता द्वारा अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान पर छोड़ा गया अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है। संभवतः अपराध स्थल उसका घर ही है। ऊपर अपराधी का प्रारंभिक चित्र है। शव मिलने के बाद मैं अपराधी का पूरा चित्र बनाऊंगा। बो जिन्यान के बोलने के बाद पूरा कमरा शांत हो गया। भीड़ से दूर जियान याओ ने दूर से बो जिन्यान को देखा। वह गहरी सोच में थी। उसके विवरण ने वास्तव में उसके दिमाग में धीरे धीरे एक आदमी की छवि बना दी। वह इस शहर का सबसे साधारण नागरिक लग रहा था, लेकिन बो जिन्यान ने उसके जीवन और अपराध करने के तरीके को बहुत ही स्पष्ट रूप से चित्रित किया था। इस समय बो जिन्यान ने फिर कहा, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। खिड़की के बाहर आसमान अंधेरा था। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। ली जुनरान सबसे पहले बोलने वाले थे। प्रोफेसर बो, अपराधी 25 से 30 साल के बीच क्यों है? उसकी उम्र बहुत कम नहीं हो सकती। बहुत छोटे आर्थिक स्थिति और स्वतंत्र अपार्टमेंट नहीं होगा। प्रलोभन और हत्या को अंजाम देना मुश्किल होगा। वह ज्यादा बूढ़ा नहीं है। उम्र में इतने बड़े अंतर वाले दो व्यक्तियों का एक साथ चलना लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। इसके अलावा वह एक मनोरोगी है।
विकृत मनोविज्ञान अक्सर युवावस्था में शुरू होता है। हत्या करने के लिए किसी विकृत व्यक्ति को आमतौर पर 10 साल या उससे अधिक समय की ऊष्मायन अवधि की आवश्यकता होती है। बो जिन्यान ने बहुत जल्दी जवाब दिया। ली जुनरान ने एक पल के लिए सोचा, फिर दोबारा पूछा, वह कृषि बाजार के पास क्यों रहता है, जो कि वह जगह भी है जहां पहला शिकार लापता हुआ था। बाई जिन यान ने उसकी ओर देखा। अपराधी वास्तव में सामान्य लोगों की तुलना में अधिक चतुर और साहसी है, लेकिन वह बस इतना ही है। इस तथ्य से कि उसने कमजोर किशोर पीड़ितों को चुना, से लेकर अपराध करने के अपने नीरस तरीके तक, यह देखा जा सकता है कि अपनी सीमित योग्यता के साथ पहली बार अपराध करने पर वह घर से कुछ किलोमीटर दूर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाया, जिससे वह अपरिचित था। उसे यह भी यकीन नहीं था कि वह पीड़ित को अपने साथ किसी और स्थान पर जाने के लिए मना पाएगा या नहीं। सभी ने सिर हिलाया। सबसे पहले जब उन्होंने बो जिन्यान के निष्कर्ष को सुना तो सभी को लगा कि यह अविश्वसनीय है, लेकिन उसके विश्लेषण को सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ बहुत सरल था। ली जुनरान के उदाहरण के साथ दूसरों ने एक एक करके अपने मुंह खोले, अपनी शंकाएं व्यक्त की। बो जिन्यान की अभिव्यक्ति ठंडी थी, बिल्कुल उत्साही नहीं। लेकिन जैसा कि उसने कहा, वह मजाक या व्यंग्यात्मक नहीं था। उसका जवाब संक्षिप्त था लेकिन बहुत स्पष्ट भी था। अंत में जब सभी ने काफी सवाल पूछे थे तो ली जुनरान ने अचानक अपना मुंह खोला। प्रोफेसर बो, आपने ऐसा क्यों कहा कि पीड़ित के शरीर को खोजने के बाद आप अपराधी का पूरा चित्र बना सकते हैं? सम्मेलन कक्ष में फिर से सन्नाटा छा गया। बो जिन्यान चमकती रोशनी के नीचे खड़ा था। उसकी निगाहें सभी पर घूम रही थी और उसकी लंबी, साफ आंखों में आखिरकार एक अभिमानी मुस्कान चमक उठी, क्योंकि उसके दिल की सारी आवाजें पीड़ित के शरीर पर प्रतिबिंबित हो रही थी। जियान याओ और बो जिन्यान शाम के 9:10 पर विला में वापस आए। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, बो जिन्यान इत्मीनान से सीढ़ियों से ऊपर चले गए। जियान याओ नीचे खड़े होकर पूछा, अब हम क्या करें? जाओ नहा लो। जियान याओ नीचे बैठी इंतजार कर रही थी। आज पहली बार उसने बो जिन्यान की पेशेवर क्षमता को अपनी आंखों से देखा था। उसके बारे में उसकी धारणा बहुत बदल गई थी। यह आदमी जीवन की तुलना में काम पर बहुत अधिक सम्मानित था। वह एक असली जासूस की तरह दिखता था। हालांकि वह अभी भी थोड़ा घमंडी और अप्राप्य था, लेकिन वह दूसरों को एक भरोसेमंद एहसास देता था। इसलिए भले ही देर हो रही थी, जियान याओ फिर भी उसके पीछे विला में चली गई, पूरे दिल से जांच में सहयोग कर रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सोती या आराम करती। थोड़ी देर बाद बो जिन्यान बाथरोब में नीचे चला गया। उसके छोटे, गीले बाल उसके माथे से चिपके हुए थे। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। वह सीधे लिविंग रूम में सोफे पर गया और बैठ गया, आराम से पढ़ने के लिए एक किताब उठाई। क्या आज रात कुछ और है? जियान दाओ ने पूछा। बेक कैन गोन ने ऊपर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। नहीं। क्या हमें पीड़ितों के शवों और अपराधियों की तलाश में पुलिस की मदद करने की जरूरत नहीं है? उसने अपनी आंखें उठाईं और उसकी ओर देखा। यह पुलिस का काम है। मैं सिर्फ मामले का विश्लेषण करने का प्रभारी हूँ। जियान दाओ को तुरंत समझ आ गया कि उसने क्या कहा। अब पुलिस ने एक बड़ी ताकत जुटा ली थी, जो पूरी रात पीड़िता के शरीर की तलाश करने में सक्षम थी, और वह मदद नहीं कर सकते थे। तो वह खड़ी हो गई। तो मैं पहले घर जाऊंगी और कल वापस आऊंगी। बेक कैन गोन ने शांति से किताब खोली और धीरे से 2 शब्द बोले, नहीं। जियान दाओ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर उसे धीरे से बोलते हुए सुना, अब तुम्हारा सारा समय मेरा है। जियान दाओ दंग रह गया।
उसकी बगल की ओर देखता रहा। यदि कोई अन्य व्यक्ति यह बात कहे तो इसका अर्थ कमोबेश चिढ़ाने वाला या अस्पष्ट होगा, लेकिन बेक कैन गोन के मुंह से निकले शब्द निस्संदेह शब्दों के अर्थ के अनुरूप थे। लेकिन क्या अब बात बस इतनी ही नहीं रह गई है? जियान दाओ, मैं पहले घर जा रहा हूं। जब तुम बुलाओगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। नहीं, अगर मुझे आधी रात को पीड़िता के शव को देखने जाना पड़े तो क्या मुझे तुम्हें लेने के लिए गाड़ी चलाने में समय बर्बाद करना होगा? जियान दाओ एक पल के लिए चुप हो गया। जितनी जल्दी हम किसी अपराधी को पकड़ लेंगे उतनी ही जल्दी हम उसे किसी की हत्या करने से रोक सकेंगे। उसने पूछा, तो मैं कहाँ सोऊं? फू तुनगो के कमरे में। रात काफी हो चुकी थी। जियान दाओ बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ खिड़की के बाहर अंधेरे पहाड़ों और जंगलों को देख रहा था। वह सो नहीं सकी। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन बेक कैन गोन अभी भी सोया नहीं था। उस शांत शाम में वह गलियारे में उसके कदमों की आहट सुन सकती थी। वह उसे किताबें पलटते, व्हाइट बोर्ड पर लिखते तथा बगल के कार्यालय में होने वाली हल्की सी आवाजें भी सुन सकती थी। जियान दाओ फोन की घंटी बजने से जाग गया। जियान दाओ, हमें पीड़िता का शव मिल गया है। फोन के दूसरी ओर तेज हवा चलने की आवाज और लोगों के शोर की आवाजें आ रही थी। ली हुआनरान कुछ सेकंड के लिए रुका। उसकी आवाज बहुत भारी थी, बहुत। जियान दाओ तुरंत उठकर कमरे से बाहर चला गया। दालान अंधेरा था। वह बेक कैन गोन के कमरे में गई, दरवाजा खटखटाया और उसका नाम पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जियान दाओ ने अपना फोन निकाला और फिर से अपने सेल फोन पर कॉल किया, लेकिन फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया और अंदर से भी कोई घंटी की आवाज नहीं आई। या आप आधी रात को बाहर जाते हैं? जियान दाओ पहली मंजिल पर भागा, चाबी ढूंढने के लिए कैबिनेट खोला। जैसे ही उसने वो जिन्यान के शयन कक्ष का दरवाजा खोला, गर्म हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर आया। उसने एयर कंडीशनिंग चालू कर दी। अंधेरे शयन कक्ष में जियान दाओ ने कमरे के बीच में एक बड़ा सा बिस्तर देखा जिस पर कोई लेटा हुआ था। जियान दाओ ने लाइट जलाई और 2 बार आवाज दी, लेकिन वो जिनयान फिर भी नहीं उठा। उसे करीब जाना पड़ा। जियान दाओ ने उसकी बाह को धक्का दिया। बैक कैन नगोन, वह निश्चल खड़ा रहा। जियान दाओ केवल 2 बार उसके चेहरे पर थपथपा सका। उठो। अंततः उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। जियान दाओ ने सोचा कि वह जाग गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। अपना हाथ उठाया और उसका हाथ पकड़ लिया। जियान दाओ दंग रह गया। बेक कैन गोन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने मुंह के पास लाया और एक कोमल चुंबन दिया। उसके हाथ की हथेली ने एक नरम, गर्म एहसास प्रसारित किया और आदमी की सांस उसकी ठंडी त्वचा पर बह रही थी। उसके हाथ की हथेली से दुहक की अनुभूति उसकी पीठ तक पहुंच गई, जिससे जियान दाओ अकड़ गया। जब वह अपना हाथ वापस खींचने वाली थी, तो उसने उसकी गहरी आवाज सुनी, जो अनजाने में बुदबुदा रही थी, मैक, अकेले सो जाओ। जियान दाओ ने भौहें सिकोड़ ली। युद्ध का देवता? सशर्त प्रतिवर्त से विचार तुरंत उसके दिमाग में आया। यह उसकी प्रेमिका का नाम है? जियान दाओ ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपना हाथ वापस खींचने के लिए बल का प्रयोग किया। बाई जिन्यान की पलकें फड़कने लगी। उसकी काली आंखें अंततः धीरे धीरे खुल गईं। 4 आंखें एक दूसरे को देख रही थी। बेक कैन गोन अभी भी निश्चल लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर जल्दी ही स्पष्टता आ गई। तुम मेरे कमरे में क्यों आए? जियान दाओ के हाथ में अभी भी गर्माहट थी। वह जल्दी से बोली,
उन्हें पीड़िता का शव मिल गया है। जियान दाओ कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। जब वह दालान में गई तो बेक कैन गोन पहले से ही सूट और चमड़े के जूते पहने हुए था। वह अचानक रुक गया, अपना सिर नीचे किया और जमीन की ओर देखा। ट्राम मैक, रास्ता मत रोको। थान और ट्राम शब्द का उच्चारण एक जैसा है, इसलिए पहले तो जियान दाओ ने इसे दूसरे नाम के लिए गलत समझा। जियान दाओ ने बेक कैन गोन की निगाह का अनुसरण किया और पाया कि उसके कमरे के दरवाजे के बीच में एक बहुत बड़ा कछुआ खड़ा था। कछुआ मानव भाषा समझता हुआ धीरे धीरे दरवाजे के एक तरफ चला गया। अध्याय 10। आकाश काला और उदास था, जंगल शांत और ठंडा था। यह शहर के बाहरी इलाके में एक खाली जगह है। जमीन पर झाड़ियां और खरपतवार थे, वर्षों से जमा हुआ ढेर सारा कचरा था, जबकि वहां इंसानों का कोई नामोनिशान नहीं था। जियान याओ और बो जिन यान ने कार कच्ची सड़क पर खड़ी की। दोनों कार से बाहर निकले और उस स्थान पर पहुंचे जहां पीड़िता का शव था। पुलिस हर जगह मौजूद थी, जमीन खोदकर उलट दी गई थी और कई बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे थे। जियान दाओ ने अपना सिर उठाया और देखा कि दो पुलिसकर्मी एक गड्ढे के नीचे खड़े हैं और एक बहुत बड़े काले नायलॉन बैग को उठाने के लिए नीचे झुक रहे हैं। गड्ढे के पास खाली जगह पर कई ऐसे ही नायलॉन के बैग रखे हुए थे। पुलिस प्रत्येक प्लास्टिक बैग को खोल रही है। उनकी गंभीर आंखों में अनिच्छा का भाव था। जियान दाओ भी बहुत आहत हुई, उसने अपनी निगाहें हटा ली। इसी समय ली हुआन नियन सामने से दौड़ी। उसका चेहरा ठंडा था। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके फेफड़ों में सफेद धुआं भर गया। कुल 8 लोग थे, उनके शरीर कई टुकड़ों में कटे हुए थे। प्रारंभिक निर्णय के अनुसार शव की मृत्यु का सबसे हालिया समय 1 सप्ताह पहले का है। क्योंकि इन दिनों तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए पीड़ित का शरीर सड़ता नहीं है। अन्य सभी शवों की मृत्यु का समय कई महीने या उससे अधिक था। मारा गया पहला व्यक्ति भी 1 वर्ष से अधिक उम्र का था। बेक कैन गोन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह और ली हुआन नियन तेजी से आगे बढ़ गए। जियान दाओ रुक गया। मैं वहां नहीं जा रहा हूं। दोनों आदमी एक साथ उसकी ओर देखने लगे। उसका पीला चेहरा देखकर ली हुआन नियन ने सिर हिलाया। कार में बैठो और हमारा इंतजार करो। हाँ, जियान दाओ बो जिन यान की ओर मुड़ा। वह सीधा खड़ा हो गया, अपने हाथ कोट की जेबों में डाले और चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। तुम डरे हुए हो, है ना? जियान दाओ ने धीरे से उत्तर दिया। मैं नहीं देखना चाहता। बेक कैन गोन कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर उदासीनता से बोले, यह वह समय है जब आप सबसे छोटी महिला की तरह दिखती हैं। ली हुआन नियन थोड़ा स्तब्ध था, जियान दाओ भी स्तब्ध था। लेकिन अनुभव ने उसे बताया कि इसके बाद जो कुछ हुआ, वह निश्चित रूप से कहने लायक अच्छी बात नहीं थी। निश्चित रूप से, बेक कैन गोन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या त्रासदी है? जियान दाओ ने उसकी ओर देखा। मैं इसे वैसे भी नहीं देखना चाहता। यह कहकर वह मुड़ी और चली गई। बेक कैन गोन भी पलटा और शांति से उस स्थान की ओर चला जहां लाश थी। ली हुआन नियन को उन 2 लोगों के रवैये से थोड़ी हैरानी हुई। वह जियान दाओ के पीछे गया, फिर वापस मुड़कर बेक कैन गोन का पीछा करने लगा। आसमान में रोशनी होने लगी थी, लोगों की दृष्टि साफ हो गई थी। बेक कैन गोन जमीन पर बैठ गया, दस्ताने पहने और नायलॉन बैग के अंदर रखी चीज को देखने लगा। ली हुआन नियन भी उसके बगल में बैठ गया। थैले में मानव धड़ थे, जो बराबर भागों में कटे हुए थे और जिनकी त्वचा चिकनी थी। अंग और शरीर सहित सभी 7 भाग। अन्य पीड़ित भी ऐसी ही स्थिति में हैं। ली हुआनरान ने लाश की ओर इशारा करते हुए बताया,
फोरेंसिक विभाग के प्रारंभिक शव परीक्षण के नतीजों के आधार पर मौत का कारण दम घुटना था। पीड़ितों की गर्दन पर चोट के निशान थे। अपराधी ने पीड़िता का गला घोटने के लिए बाजार में आमतौर पर मिलने वाली नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने एक धारदार हथियार से पीड़िता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिलहाल हम यह तय नहीं कर सकते कि यह उपकरण क्या है। इसके अलावा पीड़िता को कोई अन्य चोट नहीं लगी थी। पास खड़े एक पुलिसकर्मी ने पूछा, प्रोफेसर बेक, कल आपने कहा था कि पीड़ित का शरीर हत्यारे की आंतरिक आवाज को प्रतिबिंबित करता है, तो उसकी आवाज क्या है? बेक कैन गो ने इत्मीनान से जवाब दिया, कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। मृत्यु से पहले या बाद में कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ था। पीड़ित को खून नहीं बहाया गया था, उसे जहर नहीं दिया गया था और उसके कोई आंतरिक अंग नहीं निकाले गए थे। अपराधी ने केवल एक काम किया, पीड़ित को मारना और उसके अंग भंग करना। ली हुआन निये ने पीड़िता के शरीर को घूर कर देखा। जैसा कि बेक कैन गोन ने कहा, उन्होंने पहले सोचा था कि किशोरों की हत्या से पहले उनके साथ यौन दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार किया गया होगा। अप्रत्याशित रूप से ये घटनाएं नहीं घटीं, बल्कि हत्यारे ने सीधे पीड़ित को मार डाला। उसके बगल में खड़ा आपराधिक पुलिस अधिकारी कुछ सेकंड के लिए झिझका और फिर पूछता रहा, प्रोफेसर, आपका मतलब यह है कि हत्यारे ने किशोरों का अपहरण केवल उन्हें मारने के उद्देश्य से किया था? वह लोगों को सिर्फ इसलिए मारता है क्योंकि वह ऐसा करना चाहता है? क्या यह समाज के प्रति उसका बदला है? बेक कैन गोन ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, एक असली मनोरोगी कभी समाज की परवाह नहीं करता है, तो वह समाज से बदला कैसे ले सकता है? वे लोगों को आंतरिक आवश्यकता के कारण मारते हैं, आत्मभोग के कारण नहीं। पुलिसकर्मी दंग रह गया और ली हुआनरान ने भी बो जिन यान को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। बेक कैन गोन खड़ा हो गया और पास ही स्थित किसानों के बाजार की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर उदासीनता और अहंकार भरा हुआ था। हत्यारे ने कोई और तरकीब नहीं सोची, इसके विपरीत, इससे मेरा कुछ काम बच गया। उसके व्यवहार संबंधी संकेत, आंतरिक आवाज और व्यामोह उसकी हत्या के विघटन की प्रक्रिया में छिपे हुए हैं। उसने पीड़ित को टुकड़ों में कैसे काटा, उसने किस तरह के औजारों का इस्तेमाल किया, किस क्रम में, उसने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया। एक बार जब यह स्पष्ट हो गया, तो सब कुछ बहुत सरल हो गया। जियान दाओ कुछ देर तक कार में बैठकर इंतजार करता रहा, लेकिन उसने बेक कैन गोन को वापस आते नहीं देखा। जब आकाश पूरी तरह से चमक उठा था, तभी एक युवा पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ आया, मिस जियान, प्रोफेसर बो पहले ही कार में जा चुके हैं। उन्होंने आपको विला में वापस आकर उनका इंतजार करने के लिए कहा था। जियान दाओ को थोड़ा अजीब लगा, वह कहाँ गया? पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, प्रोफेसर ने हमें केवल कुछ लेने के लिए कहा था, लेकिन यह नहीं बताया कि हमें कहाँ जाना है। रात के 12 बजे जियान दाओ बाहर एक अजीब शोर से जाग गया। उसने पजामे के ऊपर कोट पहना और चप्पल पहनकर कमरे से बाहर चली गई। शोर बेक कैन गोन के शयन कक्ष से नहीं आ रहा था, बल्कि उस कमरे से आ रहा था जहां जियान दाओ कभी नहीं गया था, जो दालान के अंत में स्थित था। जियान दाओ ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से बो जिन यान की आवाज आई, अंदर आइए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जियान दाओ को खून की गंध आई। वह तुरंत रुक गई। कमरा बहुत बड़ा था, फ्लोरोसेंट लाइटें दिन की तरह चमक रही थी। चारों दीवारें और छत खाली थी, उन पर कोई सजावट नहीं थी। इनमें सबसे प्रमुख है बेक कैन गोन। उन्होंने सफेद रंग का मेडिकल सुरक्षात्मक सूट, मास्क और उसी रंग की टोपी पहनी थी। उसके पूरे शरीर पर केवल उसकी काली आंखें ही दिखाई दे रही थी। वह बायोकेमिकल हैजर्ड के किसी पात्र जैसा दिखता है, ठंडा और उदास। बायोकेमिकल हैजर्ड
एक अमेरिकी फंतासी फिल्म रेजिडेंट इविल है। उसके बगल में एक आयताकार धातु की मेज थी। एक नग्न आदमी मेज पर निश्चल लेटा हुआ था। बाक कैन गोन के पीछे 5 या 6 ऐसी ही मेजें थी जिन पर लोग लेटे हुए थे। बेक कैन गोन ने अपनी आंखें उठाकर जियान दाओ की ओर देखा। मैंने सोचा था कि तुम सो रहे हो जब तक कि मैंने मामला सुलझाया और फिर जाग गया। अपने कपड़े बदलो और मेरी मदद करने के लिए यहाँ आओ। जियान दाओ ने कुछ नहीं कहा। वह बिना हिले डुले दरवाजे के सहारे खड़ी रही। अब वह साफ देख सकती थी। मेज पर लेटे आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी त्वचा पर चकत्ते पड़ गए थे। यह एक मृत शरीर है। आप क्या कर रहे हो? जियान दाओ ने पूछा। बेक कैन गोन ने अपने शरीर के आधे भाग के बराबर ऊंचे पहियों वाली एक कैबिनेट को धातु की मेज की ओर धकेला। अलमारी पर कई बड़े बड़े चाकू रखे हैं। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, वास्तविक मानव शरीर, वास्तविक मानव मॉडल, मस्तिष्क सिमुलेशन। हमें प्रत्येक प्रयोग एक बार करने की आवश्यकता है ताकि पता चल सके कि हत्यारे ने पीड़ित के अंगों और शरीर को किस उपकरण, प्रक्रिया और तरीके से काटा। इस समय जियान दाओ ने देखा कि पीछे धातु की मेज पर कई लोग लेटे हुए हैं। उनकी त्वचा नकली लगती है। उनका रूप रंग बिल्कुल एक जैसा है, जिससे साबित होता है कि वे सभी नकली लोग हैं। दीवार के पास कई लैपटॉप रखे थे। यह बात ही खौफनाक माहौल पैदा करने के लिए काफी है। जियान दाओ अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था। पुलिस स्टेशन में एक फोरेंसिक डॉक्टर भी है। हमें प्रयोग क्यों करना है? बेक कैन गोन ने तेज चाकू को खोजने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसकी आंखें बहुत चौकस थीं। उसने शांति से जवाब दिया, फोरेंसिक विभाग द्वारा एक नई लाश का अनुरोध करने की प्रतीक्षा करना और फिर उच्च अंत मॉडल खरीदना जो बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह दिखते हैं। हत्यारे ने कुछ और पीड़ितों का ख्याल रखा होगा। जियान दाओ, तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिली? मैंने फोतु नगो से इसे ढूंढने में मदद करने को कहा। बेक कैन गोन लाश के पास गया, उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यहाँ आओ और मेरे लिए चाकू पकड़ो। जियान दाओ ने कुछ सेकंड तक उसकी ओर देखा और जवाब दिया, क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं यहाँ पुलिस को बुलाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन पीछे से बो जिन्यान की धीमी आवाज सुनी, लाश से दूर रहकर किसी मामले की जांच करना सच्चाई के करीब पहुंचकर अपनी आंखें बंद करने जैसा है। जियान दाओ ने अपना सिर झुकाया, एक पल के लिए चुप रही, फिर दरवाजे से बाहर चली गई। बेक कैन गोन ने आगे कहा, यह संभव है कि वह अभी भी जीवित हो। जियान दाओ चौंका और रुक गया। उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। यह? हाँ, जियान दाओ को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब था। वह बूढ़े आदमी टियो का बेटा है, जो उसके अपार्टमेंट परिसर का सुरक्षा गार्ड है और अंतिम लापता पीड़ित भी है। नवीनतम शव की मृत्यु का समय 1 सप्ताह पहले का था, जबकि लाओ टियो का बेटा केवल 4 दिनों से लापता था। जियान दाओ ने धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि हम लड़के को बचा सकते हैं? बेक कैन गोन ने अभी भी चाकू को देखा और जवाब दिया, मैं बचा रहा हूँ। जियान दाओ ऑपरेशन रूम से बाहर निकली और थोड़ी देर के लिए लेटने के लिए अपने बेडरूम में लौट आई। फिर वह उठकर बैठ गई और खिड़की के बाहर रात के आसमान को निहारने लगी। अंत में जियान दाओ ने एक गहरी सांस ली, अपना चेहरा धोने के लिए उठी और दृढ़ निश्चय के साथ ऑपरेशन रूम में चली गई। कमरे में कोई बदलाव नहीं हुआ। बेक कैन गोन ने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों की गहराई में एक हल्की सी मुस्कान उभरी। ऐसा लगा जैसे उसे पहले से ही अंदाजा था कि वह वापस आएगी। जियान दाओ ने अपना जैव रासायनिक सूट पहना, वो जिनयान की ओर चली गई और चाकू पकड़ लिया जैसा कि उसने पहले अनुरोध किया था।
उसने शव की ओर देखा, फिर तुरंत नजरें फेर ली। बेक कैन गोन, कसकर पकड़ो, मैं शुरू कर रहा हूँ। ब्लेड को तेजी से नीचे गिरते देख जियान दाओ ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में एक तीखी आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सामने घटित हो रहे दृश्य की कल्पना कर सकती है। बेक कैन गो ने ठंडी आवाज में, जिसमें हंसी भी मिली हुई थी, कहा, तुम्हें किस बात का डर है? वह हिला नहीं। जियान दाओ ने अपनी आंखें और भी कसकर बंद कर लीं। बैक कैन नगोन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सब बकवास के बिना मुझे क्या करना चाहिए? जब पूरा प्रयोग समाप्त हुआ तो सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। बेक कैन गोन ने कहा कि शव की स्थिति का निरीक्षण करने में कई घंटे लगेंगे तथा अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कंप्यूटर सिमुलेशन के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। जियान दाओ ने तुरंत अपने शरीर पर से असुविधाजनक कपड़े उतार दिए और नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। जियान दाओ के बिस्तर पर चले जाने के बाद पूरा कमरा बेहद शांत हो गया। वह सो नहीं सकी, अंधेरी छत को घूरती रही। उसके दिमाग में स्वतः ही वह छवि घूम गई जो पहले संयोगवश उसकी नजर में आ गई थी। जियान दाओ की पीठ ठंडी हो गई, कमरे में सब कुछ थोड़ा अधिक उदास हो गया। जियान दाओ मूलतः एक बहादुर व्यक्ति थी, लेकिन आज रात जो कुछ हुआ वह उसने कभी अनुभव नहीं किया था। जियान दाओ कुछ देर तक बिना हिले डुले बैठी रही, फिर वह खड़ी हुई, दरवाजा खोला और चारों ओर देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। जब उसने कार्यालय का दरवाजा खुला और लाइटें जलती देखीं, तो उसने राहत की सांस ली। जियान दाओ अंदर गया और उसने बेक कैन गोन को कॉफी का कप पकड़े देखा। उसके सामने कटा हुआ सामन की एक प्लेट थी। वह ध्यान से एक किताब पढ़ रहा था। शोर सुनकर बेक कैन गोन ने बस उसकी ओर देखा और पढ़ना जारी रखा। जियान दाओ उसके बगल में सोफे पर बैठ गया और एक किताब ढूंढने लगा। न जाने कितनी देर बाद बेक कैन गोन अचानक उठ खड़ा हुआ। जियान दाओ ने अपना सिर उठाया और देखा कि वह इत्मीनान से उसकी ओर आ रहा है। शुभ रात्रि, उसने कहा। जियान दाओ, शुभ रात्रि। उसके शयन कक्ष में लौटने की प्रतीक्षा करते हुए जियान दाओ उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गई। हालांकि वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। कुछ देर तक बिस्तर पर करवटें बदलते हुए, जब वह आधी नींद में थी, अचानक उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जियान दाओ दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन बाहर कोई नहीं था और बेक कैन गोन के कमरे का दरवाजा अभी भी कसकर बंद था। वह अचानक घबरा गई। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, उसने अचानक जमीन पर कुछ काला सा कुछ देखा। यह स्पष्ट नहीं था कि वह कब दिखाई दिया। ट्राम मैक धीरे धीरे उसके कमरे में घुस गया। जब जियान दाओ जागा तो बाहर पहले से ही उजाला था। कोमल सूर्य की रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। ट्राम मैक चुपचाप धूप में लेटा था। उसका सिर और 4 पैर कछुए के खोल से बाहर निकले हुए थे। उसकी आंखें काली थी और सुस्त लग रही थी। जियान दाओ बिस्तर से उठे और ट्राम मैक के सामने बैठ गए। कुछ देर तक देखने के बाद उसने उसके खोल को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने तुरंत अपना सिर और पैर अंदर खींच लिए। जियान दाओ खड़ा हुआ, दरवाजा खोला और देखा कि ऑपरेशन रूम खुला था। अंदर एक व्यक्ति की धुंधली छाया थी। जियान दाओ ने अपने दांत ब्रश किए, अपना चेहरा धोया और फिर ऑपरेशन रूम में चली गई। जब वह अनजाने में पलटी तो उसने देखा कि जानमो पहले ही अपना कमरा छोड़ चुका था और धीरे धीरे बोजिन यान के कमरे में वापस जा रहा था। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, जियान दाओ ने देखा कि बेक कैन गोन साफ सुथरे कपड़े पहने खिड़की के पास खड़ा था।
उसकी पीठ उसकी ओर थी। वह धातु की मेज, जहां कल रात शव रखा गया था, अब खाली थी। जियान दाओ का मूड और भी अधिक राहत भरा हो गया। बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा। सूरज की रोशनी उसके छोटे काले बालों और सफेद त्वचा पर ऐसे चमक रही थी, मानो कोई हल्का प्रभामंडल घूम रहा हो। सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी उनकी मुस्कुराती हुई आंखें, जैसे सूर्य के प्रकाश में चमकती हुई झील। उसके द्वारा चेकमेट किए जाने पर जियान दाओ का दिल तेजी से धड़क उठा और उसका मूड तुरंत हल्का हो गया। धन्यवाद, मेरे कछुए। बेक कैन गोन की आंखों में मुस्कान गहरी हो गई। लेकिन उसने एक और वाक्य बोला जो उसके विषय से हटकर था। वह एक हत्या मशीन बनने की कल्पना करता है। जियान दाओ ने ऊपर देखा। बेक कैन गोन ने पलटकर अपने हाथ जेबों में डाले, जिससे उसके पीछे मेज पर रखी हुई चीज दिखाई दी। यह एक संशोधित ब्रिज चाकू है। चाकू का शरीर गहरे काले रंग का था। खांचे में 3 समान ब्लेड लगे हुए थे। ब्लेड से ठंडी रोशनी निकलती थी। बेक कैन गोन ने अपना हाथ उठाया, बगल में लगे हैंडल को दबाया और एक ही समय में 3 ब्लेड नीचे गिर गए। जियान दाओ चौंक गया, जबकि बो जिन यान की अभिव्यक्ति अधिक कोमल हो गई। पिछली रात के प्रायोगिक डेटा के आधार पर उसने अपने दस्ताने उतारे, उन्हें एक तरफ फेंक दिया और अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। इस मोटाई और सामग्री वाले इस ब्लेड से हुआ घाव पीड़ित के शरीर के सबसे समान है। इसके अलावा केवल तभी जब तीनों ब्लेड एक ही समय पर काम कर रहे हों, तब रक्त के थक्के और शरीर की अकड़न की स्थिति का मिलान हो सकता है। जैसा कि आप शायद जानते हैं, किसी इंसान के लिए अपने हाथों से एक ही समय में 3 इतने बड़े चाकू का इस्तेमाल करना असंभव है। जियान दाओ, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि हत्यारे के घर में इस तरह की एक हत्या मशीन थी। वह पीड़ितों को अपनी हत्या मशीन के लिए बलिदान देने के इरादे से पकड़ता है। बेशक, उनके परिवार की मशीन में निश्चित रूप से उतनी अच्छी सामग्री और सटीकता नहीं है जितनी उस मशीन में है जिसे मैंने रातों-रात बनाया था। उसके हाव भाव से अहंकार झलक रहा था। शायद बेक कैन गोन के स्वर से प्रभावित होकर जियान दाओ का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। उसे एक अस्पष्ट तनाव और भावना महसूस हुई। उसने ब्लेड को घूरते हुए कहा, चाकू और कांटे के परिवहन पर सरकार का सख्त नियंत्रण है। हत्यारा उन्हें ऑनलाइन नहीं खरीद सकता था, नहीं वह उन्हें लंबी दूरी की बस या ट्रेन से ले जा सकता था। हमारे शहर में इस प्रकार के चाकू खरीदने के लिए संभवतः सीमित स्थान है और बहुत अधिक लोग इसे नहीं खरीदते हैं। शायद हम अपराधी का पता लगा सकें। बेक कैन गोन कुर्सी पर बैठ गया, मेज पर रखा कॉफी का कप उठाया जिसमें हत्या मशीन थी, उसे सुरुचिपूर्ण ढंग से अपने मुंह में लाया और एक घूंट लिया। आपका दिमाग इतना धीमा नहीं है। हत्यारे की बुद्धि के साथ उसने एक ऐसी मशीन बनाने में सक्षम होने के लिए काफी ब्लेड बर्बाद किए होंगे जो मुश्किल से मेरी तुलना कर सकती है। कृपया तुरंत आपराधिक पुलिस को सूचित करें, वे अब काम शुरू कर सकते हैं। मैं उन्हें अपराधी का सटीक चित्र दूंगा। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम आखिरी बच्चे को भी बचा सकेंगे। चाकू का एक सिरा स्थिर है।